Hello people, I hope you're doing wonderful, wonderful, wonderful. And here we are to start one of the finest chapter of a syllabus, that is Foreign Exchange Management Act. चलिए यार, तो अभी तक हमने तीन चैप्टर्स देखे. सबसे पहले हमने सेबी देखा था, सेबी एंड एलओडीआर देखा था. फिर हमने आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन एक्ट देखा और फिर हमने एफसीआरए देखा. और अब हमारा लास्ट चैप्टर है, दैट इज फेमा. मेरी बात को बहुत प्यार से समझना. फेमा इज अ वेरी ट्रिकी रेगुलेशन. फेमा इज अ वेरी ट्रिकी रेगुलेशन. देखो, सेबी भी जनरली ट्रिकी होती है, बट सेबी को हमने समय दिया और बहुत अच्छे से किया. आर्बिट्रेशन कंपैरेटिवली इजी होता है, तो आर्बिट्रेशन में जनरली प्रॉब्लम आती नहीं है. एफसीआरए इज अगेन अ स्मॉल बट ट्रिकी रेगुलेशन. तो हमने उसके जो डिफिकल्ट वाले रेगुलेशन थे उसको बहुत समय देके एकदम धो दिया, तो एफसीआरए भी हमको इजी लगने लग रहा है. ठीक है. So what I'm trying to tell you is कि FEMA is also one of the tricky regulation. FEMA भी एक ऐसा रेगुलेशन है जो जनरली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है और इट्स लेंथी एज वेल एज कॉम्प्लिकेटेड. It's lengthy as well as complicated. So we are going to have a different approach for FEMA. And ये कह रहा हूं यारों कि जिस दिन FEMA एंड करूंगा, जिस दिन बोलूंगा कि now I'm done with FEMA, उस दिन आप सबके खून में FEMA पॉजिटिव होगा. ये बात तय है. एग्जामिनेशन में FEMA एक काफी स्कोरिंग टॉपिक बन सकता है, बिकॉज FEMA में काइंड ऑफ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन बनते हैं कि एक व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया है, क्या होगा, एक व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया है, क्या होगा. तो वहां पे अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो आप बहुत कंफर्टेबली मार्क्स स्कोर कर पाते हैं. ठीक है. लिखना ज्यादा नहीं होता है, अप्रोच करेक्ट होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शन सही पकड़ना जरूरी है. तो एक पूरा आपको केस दिया जाता है कि एक व्यक्ति ने ऐसा 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 एक्ट किया है, बताओ वायलेशन है नहीं है, इस प्रकार का कुछ बताओ. करंट अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट है, बताऊंगा मैं आपको. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. चलो, सो फेमा में हमारा अप्रोच थोड़ा सा अलग होगा. समझिएगा उस बात को. फेमा के अंदर हर एक लेक्चर के अंदर आपको बहुत सुपर कॉशियस रहना है. पहले से कुछ चीजें बता रहा हूं, उसका बहुत ध्यान रखना. इन एवरी लेक्चर यू टू बी सुपर कॉशियस. जिसे कहते हैं ना नजर हटी दुर्घटना घटी, वो फेमा में एग्जैक्टली अप्लाई करता है. फेमा में अगर आप कोई भी एक 15-20 मिनट का भी टॉपिक स्किप कर देंगे तो भैया जी आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा. तो नजर हटी दुर्घटना घटी फेमा में एग्जैक्टली अप्लाई करता है, बिकॉज यहां पे सारे टॉपिक इंटरलिंक्ड है. हम पहले आइसोलेशन में कुछ टॉपिक्स को पढ़ते हैं और बाद में हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ऑफ कोर्स आप अगर एज एन अपने घर पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स कोई टॉपिक स्किप नहीं, तो फेस टू फेस क्लासेस का प्रॉब्लम होता है. आपको कोई सी भी केस में ये नहीं कि कहीं उठ रहे हैं और वीडियो चालू है, यू कैन नॉट टेक इवन 1 मिनट का रिस्क फॉर फेमा. तो 100% फोकस करना है, स्पेशली जो बच्चे लाइव अटेंड कर रहे हैं साथ में. ठीक है ना, जो ऑनलाइन लाइव में अटेंड कर रहे हैं, एकदम 100% केयरफुल रहना. बिल्कुल उठना, इधर उधर देखना कुछ करने. और हमारा समय ऐसा है मॉर्निंग 7:30, तो आई डोंट थिंक आपके ज्यादा कुछ स्कोप भी है कुछ और करने का. क्लियर है. 100% फोकस. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोग एक लेक्चर को अप्रॉक्स 2 आवर 30 मिनट्स के आसपास रखते थे. 2 आवर 30 मिनट्स 3 आवर, 2 आवर 30 मिनट्स 3 आवर, इस बीच में. फेमा में ऐसा नहीं होगा. फेमा के अंदर द लेक्चर का ड्यूरेशन विल वेरी. व्हाई सो? वील बी फोकसिंग ऑन कंसेप्ट ओरिएंटेड चीजें. तो आप समझिए कि कुछ लेक्चर्स बहुत छोटे हो सकते हैं, छोटे मतलब 1.5 आवर तक के. कुछ लेक्चर्स एक्सटेंड कर सकता हूं मैं अप टिल 4 आवर्स एज वेल. व्हाई? बिकॉज फेमा में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कंसेप्ट ओरिएंटेड अप्रोच. कि अगर मान लीजिए जैसे कि आज मेरा टारगेट है कि आपको एक टॉपिक पढ़ाना है, रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कंसेप्ट. बहुत प्यारा कंसेप्ट है. ये कंसेप्ट अगर समझ नहीं आया तो आगे जा ही नहीं सकते. ये कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो आगे जा ही नहीं सकते. तो आज का टारगेट बट छोटा सा है कि फेमा का एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो अच्छे से करना है. वहीं हम फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के. फर्स्ट 5 लेक्चर्स आर द मोस्ट क्रूशियल वंस. फर्स्ट 4 to 5 लेक्चर्स के अंदर फेमा की सबसे डिफिकल्ट टॉपिक्स में डिस्कस कर लूंगा. फिर जो रिमेनिंग 2-3 लेक्चर्स होंगे वो बहुत इजी होने वाले हैं, बहुत इजी होंगे. उसमें कुछ खास नहीं, मिसलिनियस चैप्टर्स हैं. जैसे एफसीआरए में हुआ था ना, शुरुआत में ट्रिकी और बाद में इजी. सेम विल वर्क फॉर फेमा. तो आपने क्या करना है, शुरुआत के जो ये 4 लेक्चर्स या 5 लेक्चर्स कह सकते हैं, इसमें 100% फोकस देना है. एंड जस्ट बी पेशेंट एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड. I think you can do that, and trust me, you're going to fall in love with FEMA as well, because FEMA काफी ट्रिकी रेगुलेशन है, लेकिन अगर समझ में आने लग गई तो बड़ा मजा आता है. ओ ऐसा 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 ऐसा, तो है ट्रिकी, बट अगर समझ में आई तो बड़ा मजा आता है FEMA के अंदर. ठीक है. तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, लेट्स स्टार्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. चलो यार, तो पहले ये फर्स्ट पेज को रीड कर लेते हैं, एक ओवरव्यू मिल जाएगा, एंड देन आफ्टर सीधे वील बी हिटिंग टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे. जो आज जो मेरा टॉपिक है, दैट इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया. ये मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूं. एकदम जी जान से पढ़ेंगे, दिल में उतार देंगे 100%. ठीक है ना. तो विल बी डिवाइडिंग द चैप्टर इनटू पार्ट्स, और अब एक एक पार्ट पे 1 एट अ टाइम फोकस करेंगे, क्योंकि अगर आप पूरा साथ में देखोगे तो आप डर जाओगे, घबरा जाओगे. ठीक है. तो 1 एट अ टाइम देखेंगे, धीरे 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 टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे. और जब 4 लेक्चर्स मेरे हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा ये सब हो चुका है, इसके बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो 100% फोकस यहां पे. एंड लेट्स स्टार्ट द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. चलिए, सबसे पहले कवि क्या कहता है, फेमा 1999 इंट्रोडक्शन, नीड फॉर द एक्ट. कि एक्ट की आखिर जरूरत क्या थी. द चेंज इन द इकोनॉमिक सिनेरियो
globalization of capital, free trade across the globe necessitated the need for managing foreign exchange in the country in an orderly manner. क्या पहले कैसा था, अलग अलग लॉस थे और फॉरेन एक्सचेंज ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज नहीं हुआ करता था. और अब हमने देखा है कि इतना ज्यादा हाई लेवल पे ट्रेड होता है, कैपिटल एक्सचेंजेस होते हैं, बाहर के लोग यहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इतना सब कुछ हो रहा है इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड के एक ऑर्डरली तरीके से, एक डिसिप्लिन तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट होना जरूरी था. कि बाहर से इतने सारे लोग आ रहे हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, तो फॉरेन एक्सचेंज तो आएगा ना, तो फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट शुड बी इन अ स्ट्रक्चर्ड वे. उस कारण से ये एक्ट लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लोज. क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स एंड क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लोज, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स एंड क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लोज कंट्रोल करने के लिए. क्रॉस बॉर्डर का मतलब समझ में आ रहा है, इंडिया और इंडिया के बाहर से, इंडिया विद आउटसाइड वर्ल्ड से जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स या क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लोज हो रहे हैं. ओके, एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वाज रिक्वायर्ड. तो इंडिया कोई व्यक्ति बाहर इन्वेस्ट करना चाहता है, बाहर का कोई व्यक्ति इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इसके लिए एक लॉ की आवश्यकता थी. ठीक है. Foreign exchange control led to introduction of exchange control law through Defense of India rules by the Britishers in 1939. तो 1939 में भी ऐसे इस प्रकार के अलग अलग तरीके से लॉ थे जो इवेंचुअली डेवलप होते होते आज का FEMA बने हैं. Subsequently, Foreign Exchange Regulation Act was enacted in 1947, which was later replaced by Foreign Exchange Regulation 1973. गवर्नमेंट, तो मतलब बता रहे हैं कि हिस्ट्री क्या है. पहले एक था ब्रिटिशर्स के 1939 के कुछ रूल थे, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1939. डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में क्या कि बाहर का कोई व्यक्ति अगर इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या क्या होगा क्या नहीं होगा. सो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1939. फिर आया फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947. उसके बाद में फेरा को रिपील कर आया फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973. और उसके बाद में आया हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. तो ये हिस्ट्री देखिए. ठीक है. गवर्नमेंट, शुरुआत में 5 मिनट से रीड कर रहे हैं एकदम आराम से, फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. गवर्नमेंट एज अ पार्ट ऑफ इट्स एजेंडा ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी 1990 में एलपीजी हुआ था. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मनमोहन जी के आदेश पे, तो फोकस करना आदेश पे एज इन उनके गाइडेंस में. तो उसके तहत it permitted free movement of foreign exchange and connection trade, relieved receipts and payment as well as foreign investment in various sectors. तो जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आपका हुआ, ग्लोबलाइजेशन, तब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के तहत बहुत सारे बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते थे बिकॉज इट वाज परमिटेड. तो बहुत सारे एरियाज को ओपन किया था, तो इट वाज परमिटेड फॉर अ पर्सन हु इज स्टेइंग आउटसाइड इंडिया टू इन्वेस्ट इन इंडिया. तो उसके लिए, उसके कारण बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने लग गए. दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इससे फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा बढ़ा एंड कॉन्सिक्वेंटली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज सब्सटैंशियली. तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा माइंड बॉगलिंग तरीके से बढ़े. द एक्ट हैज बीन मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 जून 2000. ये कब से आया है? 1 जून 2000. द एक्ट एनेबल्स मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फॉर द कंट्री. तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कंट्रोल करता है. बहुत आसान. इन्होंने तो कुछ बहुत हैवी तो आपको बताया नहीं है, बट इन्होंने जो बताया अगर उसको मैं आसान भाषा में लिखने की कोशिश करता हूं, इन्होंने जो बताया उसको आसान भाषा में लिखने की कोशिश करता हूं. तो इन्होंने सबसे पहले क्या बताया अभी तक फेमा के बारे में, सुनना बहुत आराम से. इन्होंने पढ़ाई है आपको हिस्ट्री ऑफ फेमा. हिस्ट्री ऑफ फेमा 1999. फेमा की हिस्ट्री ऑफ फेमा 1999. व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ फेमा? चलो एकदम शांति से, बहुत ज्यादा आसान है. सबसे पहले क्या था, जब ब्रिटिशर्स थे तब उनके रूल हुआ करते थे डिफेंस ऑफ इंडिया रूल. डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1939. एकदम शांति से. सबसे पहले क्या है हिस्ट्री ऑफ फेमा? डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1939. वेरी इजी. डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1939 हुआ करते थे. फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट के बाद में आया फेरा. फेरा स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. बहुत आसान चल रहा है, अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, तो चैप्टर को स्टार्ट ही नहीं किया. फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947. ओके, सो फिर आ गया फेरा 1947. इजी. उसके बाद में यही फेरा रिपील हुआ.
फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1980s में आया था 1973, फिर आया 1973, फिर फेरा ही रिपील होकर आया, जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956 के बाद आया कंपनीज एक्ट 2013, उसी तरह से फेरा 1947 को रिपील करते हुए आया फेरा 1973। और उसके बाद में इस बीच यहां पे क्या हुआ, यहां तक भी मैनेजेबल था कि हम रेगुलेट कर रहे थे कि हाँ भैया आप सोच समझ के आओ, कम ही आओ, बाहर से कोई नहीं आ सकता, रेगुलेशन ज्यादा था। सुना, यहां पे रेगुलेशन ज्यादा था कि नहीं रेगुलेट करेंगे, आने नहीं देंगे, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने देंगे, तो द फोकस वाज ऑन रेगुलेशन अर्लियर। बट इस बीच यहां पर हुआ 1991 के रिफॉर्म्स। 1991 के रिफॉर्म्स में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो उसके बाद में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, और फिर रेगुलेशन पे फोकस नहीं रहा कि मना करना है, रेगुलेट करना है, मत आओ। देन द फोकस वाज ऑन आओ, अब फॉरेन एक्सचेंज लेकर आओ, वी आर गोइंग टू मैनेज इट। देन द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम रेगुलेशन टू मैनेजमेंट। रेगुलेशन मींस कि नहीं आना का नहीं करना, नहीं इस पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाओ, इस पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाओ, नहीं। सो देन आफ्टर एलपीजी द फोकस चेंज्ड फ्रॉम रेगुलेशन टू मैनेजमेंट, एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी that thereafter the name was Foreign Exchange Management Act. (1999). So this is a simple and plain history of FEMA. बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है कि पहले क्या था, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स थे 1939 के आसपास, ठीक है। उसके बाद में फेरा आया 1947 का, फिर आया फेरा 1973 का, और उसके बाद में एलपीजी हो गया 1991 में। तो एलपीजी के बाद में क्या हो गया भैया जी, बहुत ही ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आने लग गया, बहुत ज्यादा रिजर्व्स हो गए, तो उसको मैनेजमेंट जरूरी था, तो रेगुलेशन चेंज करके आउटलुक चेंज किया गया और बनाया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। दैट इज द हिस्ट्री ऑफ फेमा। इजी 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 इजी, कुछ नहीं है। देन कम सेलिएंट फीचर ऑफ द एक्ट। अभी इसका लोड नहीं लेना है, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद देखेंगे तो समझ में आएगा हाँ ये सब होता है, ठीक है। इसका भी लोड नहीं लेना है, सिर्फ मैं आपको एक ऐसे ऊपर से बता रहा हूं क्या लिखा है। क्या होता है इसके अंदर, रेगुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, कि एक रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शन कैसे रेगुलेट होता है। इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय नॉन रेसिडेंट एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेसिडेंट, कि जो बाहर के आउटसाइड इंडिया वाले रेसिडेंट्स हैं, इंडिया के हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जो इंडिया के बाहर से है, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कैसा कर सकता है। फ्रीली परमिसिबल ट्रांजैक्शन, कि कुछ ट्रांजैक्शन जो फ्रीली परमिसिबल, सॉरी क्या बोल रहे हो, मैं आपको पढ़ाऊंगा सब कि क्या होता है करंट अकाउंट, क्या होता है कैपिटल अकाउंट, तो उनके कुछ फ्री ट्रांजैक्शन है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, मस्ती से आप इन्वेस्ट करो। देन आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल ओवर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सर करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्या होता है, सब्र तो रखो, बताऊंगा, मैंने कहा ना कि चैप्टर को डिवाइड करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड एंड रिपैट्रिएशन ऑफ इंडिया। सर रिपैट्रिएशन क्या होता है, सब बताऊंगा एकदम शांति से, इसलिए मैंने कहा ना कि ये भी पढ़ा नहीं रहा हूं, इसलिए एक बार रीड करा रहा हूं, चैप्टर कंप्लीट होने पे वापस पढ़ाऊंगा। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू ऑथराइज्ड पर्संस, ऑथराइज्ड डीलर, मनी एक्सचेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ये कुछ लोग स्पेसिफाइड होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं, जहां पे फॉरेन एक्सचेंज करा सकते हो। एडजुडिकेशन कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, ये भी दिया हुआ है चैप्टर में। इन्वेस्टिगेशन बाय डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट एंड अपील प्रोविजन दिए हुए हैं, ये सब इस एक्ट में है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। एनफोर्समेंट ऑफ फेमा, कि फेमा का एनफोर्समेंट कौन करता है। फेमा का एनफोर्समेंट किया था बाय आरबीआई, फोकस करना बहुत केयरफुली। जैसे कि हम पढ़ते हैं सेबी एक्ट में, सेबी है, सेबी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहां पर एनफोर्समेंट इज डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओवरऑल कंट्रोल्स द फॉरेन एक्सचेंज डायरेक्शन, एनफोर्समेंट ऑफ फेमा हैज बीन इंटरेस्टेड टू सेपरेट डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट फॉर्म फॉर दिस पर्पस। तो आरबीआई हैंडल करता है पूरा, और एक सेपरेट डायरेक्टरेट भी बनाया जो इसका काम हैंडल करेगा। एग्जैक्टली समझ लो जैसे कि सेबी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, और फिर एक स्पेसिफिक बोर्ड बनाया है सेबी। तो सेबी एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द सोल पावर, बट देन उन्होंने एक स्पेसिफिक बोर्ड बनाया है सेबी के नाम से। तो वैसे ही यहाँ पे आरबीआई के पास है, बट एक स्पेशल डायरेक्टोरेट बनाया हुआ है इंटरेस्टेड फॉर दिस पर्पस, दैट इज डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो who manages the entire FEMA? RBI, and there is a specific directorate, that is Directorate of Enforcement. ठीक है। ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ FEMA, फिर ये FEMA का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। There are 7 chapters, preliminary, regulation and management of FEMA। मैं आपको क्या कह रहा हूं, 90%
आपके एफर्ट्स सिर्फ इस पे लगेंगे, एग्जैक्टली लाइक एफसीआर है। एफसीआर में भी था ना कि सारे एफर्ट्स यही लग गए थे, उसी तरह से फेमा में तो और एक्सट्रीम है। सिर्फ ये जो 3 to 9 वाले सेक्शंस हैं, यहां पे आपके सबसे ज्यादा 90% ऑफ द चैप्टर का समय यहां पे लगेगा। एक बार ये हो गया फिर तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये कहां हो जाते हैं। और एग्जामिनर भी एग्जामिनेशन में पूरा फोकस इस पार्ट पे देता है। सो दिस इज द पार्ट विच हैज टू बी वेरी थरो। तो हम ऑफ कोर्स उसी चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे। चलो अभी तक क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं, कुछ खास पढ़ा नहीं है, एकदम बेसिक सी चीज पढ़ी है हमने एकदम सिंपल तरीके से। यू हैव टू जस्ट पेन डाउन द हिस्ट्री और एक चीज अंडरलाइन कर दो, ये द एक्ट हैज मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 जून 2000। इसको अंडरलाइन कर दो, 1 जून 2000 ये डेट को अंडरलाइन कर दो। देयर आफ्टर आरबीआई को अंडरलाइन कर दो एंड डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट को अंडरलाइन कर दो कि आरबीआई एक्सरसाइज करता है ओवरऑल कंट्रोल, बट एक स्पेसिफिक डायरेक्टरेट बनाया गया है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ओके अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मैं मान के चलता हूं। और एक स्टिक नोट लीजिए और स्टिक नोट पे लिख लो हिस्ट्री ऑफ फेमा और उसको वहां पे चिपका दो बस। एंड फिर मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। अभी तक हमने क्या देखा? हमने कुछ नहीं किया, बस एक इंट्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा, एक आइडिया लगा कि हिस्ट्री क्या है फेमा की। ओके फेमा का ऐसा कुछ एक्ट वगैरह होता है, कुछ सेक्शन से इतने चैप्टर्स में डिवाइडेड है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। देयर आर वेरी लेस सेक्शंस इन फेमा। अगर फेमा के सेक्शंस बताऊं तो एग्जैक्टली सिर्फ मात्र केवल 49 सेक्शंस है, लेकिन आपको झाग आ जाएंगे। और आपके जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं उनमें से सबसे बड़ा चैप्टर है फेमा, सबसे बड़ा चैप्टर है फेमा। सिर्फ 39 सेक्शंस है, बट इसके अंदर रूल्स और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा आते हैं। एकदम बारीक तरीके से पढ़ेंगे। एंड आई हैव अ सिंपल एश्योरिटी दैट वंस आई टेल यू दैट द चैप्टर इज कंप्लीट आफ्टर अ फ्यू डेज, देन यू विल बी 100% सॉर्टेड विद द चैप्टर। 1% भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए, जस्ट वील बी टेकिंग बेबी स्टेप्स, सो हैव सम पेशेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। जस्ट पेन इट डाउन, स्टिक नोट पे लिख लो ये पूरा और नोट्स में चिपका दो। हिस्ट्री ऑफ फेमा 1999। वंडरफुल। क्या बात है। चलिए, इज इट डन? इज इट डन पीपल? चलो वंडरफुल। अब स्टार्ट करते हैं यारो हम हमारा चैप्टर। एकदम जी जान से स्क्रीन पर है ना, एकदम मस्ती में, फोकस वेरी केयरफुली। अब आराम से आ जाओ, मेरे को एक टॉपिक पढ़ाना है, बस वो छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा नहीं है वैसे इतना, बट हाँ वो अगर दिल में उतार दिया तो आज का आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सबसे पहले एक ओवरव्यू सिंपल। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये क्या करता है समझना। इट इज एन एक्ट टू मैनेज इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इज एन एक्ट, एक एक्ट है टू मैनेज मैनेजमेंट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो एंड आउटफ्लो को मैनेज करने के लिए एक एक्ट है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 is an act to manage the inflow and outflow of foreign exchange। कि भारत से कैसा फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है और कैसा फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है। अगर इंडिया को कुछ भी इंपोर्ट करना है, इंडिया को कुछ भी इंपोर्ट करना है तो फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा ना। हाँ, इंडिया को अगर कुछ भी एक्सपोर्ट कर रही है तो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो भी होगा। तो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो एंड आउटफ्लो इसे मैनेज करने के लिए जो एक्ट है उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। वेरी इजी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एन एक्ट to manage the inflow and outflow of foreign exchange in the easiest possible language। चलो, इसका हम ओवरव्यू देख रहे हैं। इस एक्ट में हमें कितने मिल रहे हैं? 49 सेक्शंस हैं। ठीक है, एंड देयर आर 7 चैप्टर्स। तो प्रिलिमिनरी है पहला, प्रिलिमिनरी सेक्शन नंबर 1 and 2, तो भाई शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट जैसा कुछ होगा।
उसके बाद में सेकंड वाला डेफिनेशन जैसा कुछ होगा, और थर्ड से शुरू हो जाता है रेगुलेशन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फोकस 100% यहां पे थर्ड से शुरू हो जाता है रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। फिर आ जाता है ऑथोराइज पर्सन के कौन कौन डील कर सकता है, 2 सेक्शन हो गए, कॉन्ट्रवेंशन एंड पेनल्टी आ गई, एडजुडिकेशन अपील आ गया, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट जो बताया था ना कि हु इज गोइंग टू एनफोर्स this particular act. So FEMA is enforced by RBI mainly, but there is a specific directorate as well, Directorate of Enforcement. तो उसके बारे में कुछ सेक्शंस आ जाते हैं एंड मिसलेनियस एंड में आता है और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मैंने आपको क्या कहा, गिव जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट एंड यू विल नॉट इवन रियलाइज दैट द चैप्टर इज ओवर लेटर। सिर्फ ये पार्ट दिल में उतर जाना चाहिए, ठीक है सर। हम क्या कर रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं प्रिलिमिनरी से, सिर्फ बेसिक चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, फोकस करना। सबसे पहले फर्स्ट थिंग, प्रिलिमिनरी सेक्शन में 1 और 2 एकदम इजी चल रहा है। फेमा अभी तक स्टार्ट किया है, अभी तक क्या समझा है हमें, अभी तक हमें सिर्फ इतना सा समझा है कि भारत में कोई भी प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है या फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से बाहर जा रहा है तो विच एक्ट मैनेजेस इट अप, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इज द एक्ट. It is an act to manage the inflow and outflow of foreign exchange. It is an act to manage the inflow and outflow of foreign exchange in the simplest language. Okay, ठीक है, wonderful. अब इसके अंदर हम सेक्शन नंबर 1 और 2 पे आ रहे हैं. प्रिलिमिनरी एक्सटेंट एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ फेमा, ये सेक्शन 1 रहेगा. पहले उसके बाद इसका प्रीएम्बल देख लेते हैं बिफोर रीडिंग दी डेफिनेशन वगैरह कुछ भी. प्रीएम्बल कि इस एक्ट का उद्देश्य क्या था. प्रीएम्बल क्या होता है आपको पता है कि एक स्ट्रक्चर देता है प्रीएम्बल. Yes, focus. This act aims to consolidate and amend the laws relating to foreign exchange with the objective to. So what is the preamble? सबसे पहले this act, Foreign Exchange Management Act, was created with an aim to consolidate and amend. Practically, to consolidate and amend the laws relating to foreign exchange. So what was the objective? To consolidate and amend the laws relating to foreign exchange with an objective to, first, फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, कि एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट को फैसिलिटेट करना है, उनको बढ़ावा देना है. सेकेंड, फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया. एक प्रॉपर मार्केट हो इंडिया में जहां पे फॉरेन एक्सचेंज अच्छे से मैनेज हो सके. तो एकदम केयरफुली समझना, देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव्स विथ विच द एक्ट वाज इनेक्टेड. सो द एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड. द एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 वाज इनेक्टेड टू डू व्हाट? To consolidate and amend the laws relating to foreign exchange with an objective of 2 things. 1, facilitate करना and promote करना. To facilitate and to promote. To facilitate and to promote. Sir, क्या facilitate कर रहे हैं? To facilitate the external trade and payment. कि external trade करो अच्छे से, हम आपके पीछे हैं. You do the external trade. To facilitate external trade and payment. Okay. And parallelly also to promote the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. कि जो foreign exchange market है उसको promote भी करना, to promote the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. तो एकदम शांत मन से अगर preamble समझना है तो preamble में क्या लिखा हुआ है कि foreign exchange management act क्यों आया था. The act was enforced to consolidate and amend the laws relating to foreign exchange. To consolidate and amend the laws relating to foreign exchange with an objective of, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या उद्देश्य था इसके पीछे? विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेशन, फैसिलिटेट करना है एंड डेवलपमेंट करना है, फैसिलिटेट करना है एंड प्रमोशन करना है. फैसिलिटेशन ऑफ व्हाट? विद एन ऑब्जेक्टिव फैसिलिटेशन ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट. विद एन ऑब्जेक्टिव टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए. एंड प्रमोशन ऑफ व्हाट? हमारा प्रमोशन करना है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. बट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का क्या? प्रमोशन ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट, orderly development and maintenance of foreign exchange market. The promotion of orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. एकदम इजी, एकदम इजी. तो अगर मैं वापस देखता हूं अकेले बैठ के कि क्या होता है प्रीएम्बल, क्या इस एक्ट का, इस एक्ट का प्रीएम्बल, इस एक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या, इस एक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्यों आया ये एक्ट. तो प्रीएम्बल इस एक्ट का ये कहता है दैट दिस एक्ट वाज एनफोर्स्ड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज. ओके, विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ facilitate करना and to promote. Facilitate what? External trade and payment. And to promote orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. That is the preamble. तो इस उद्देश्य से लाए थे कि इसके पहले तक क्या था, 1999 के पहले जो एक्ट थे ना वो सब रेगुलेशन पे फोकस कर रहे थे. ये भी मत करो, ये भी मत करो, ये भी मत करो, ये भी मत करो, ये भी मत करो. तो पहले पूरा रेगुलेट करने की कोशिश की थी. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट आके बहुत सारे लिबरलाइज किया, कह रहे आप लोड मत तो करो.
मन में आया वो करो, सारे ट्रांजैक्शन करो, लेकिन जो ट्रांजैक्शन मैं बोल देता हूं ना, उन ट्रांजैक्शन को मुझसे पूछ के करना, उन ट्रांजैक्शन को मुझसे पूछ के करना। अरे इस टॉपिक को समझने का ब्यूटीफुल तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो, आप बच्चों के लिए एक चीज लाया हूं मैं बना के, मतलब अरे आप दीवाने हो जाओगे, आप दीवाने हो जाओगे। देखना, जब ये आगे चैप्टर चलेगा ना, ये स्लाइड्स देखना, आगे की स्लाइड्स दिख रही है साइड में, ये कुछ दिख रहा है, आप समझो एक्चुअली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट पूरे एक सिग्नल की लाइट की तरह है। ये क्या कहता है, कुछ ट्रांजैक्शन रेड है वो करने नहीं देंगे, कुछ ट्रांजैक्शन ग्रीन है मस्ती में करो, पूछो भी मत और करो, कुछ ट्रांजैक्शन येलो है ऑरेंज है, जो भी कहना चाहती है कि कुछ ट्रांजैक्शन ये ऑरेंज है जो हमसे पूछ के करो। तो पूरा फेमा सिग्नल लाइट बेस्ड है, पूरा फेमा सिग्नल लाइट बेस्ड है, पूरा फेमा यही बात कहता है कि आपको जो करना है वो करो, लेकिन इन दायरों में रहो कि कुछ तो प्रोहिबिटेड है तो आप कर ही नहीं सकते, कुछ ट्रांजैक्शन जो हमसे पूछ के कर सकते हो और कुछ ट्रांजैक्शन फ्रीली कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू रीड थ्रू आउट द चैप्टर। पूरे चैप्टर में आपको यही चीजें पढ़नी है कि कौन से ट्रांजैक्शन पे क्या रिक्वायरमेंट है, और धीरे धीरे जब चैप्टर का एक फ्लो, मतलब चैप्टर का कंसेप्ट दिल में उतरा ना, तो कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपसे क्या अपेक्षा करता हूं कि चैप्टर शुरू किया हमने, अभी तक सिर्फ कुछ बेसिक डिस्कशन किया है, आप सबके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने पूरा फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने का तरीका बदल दिया था। 1999 के पहले पूरा रेगुलेशन पे फोकस था, कंट्रोल करते थे, फ्री ट्रेड नहीं था, और 1999 के बाद उन्होंने कह दिया फ्री ट्रेड करो, बहुत आगे बढ़ो, फॉरेन एक्सचेंज लाओ, बस इकट्ठा कर दो फॉरेन एक्सचेंज। तो फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट पे फोकस हुआ। चलो अब वापस अभी भी कुछ बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, अभी तक भी हमारे आज के मेन उद्देश्य पे आए नहीं हम लोग। प्रियम्बल देखा, देन इज एक्सटेंड एप्लीकेशन कमेंसमेंट ऑफ फेमा, एक्सटेंड एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ फेमा। फेमा एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, वेरी इजी कि फेमा एक्सटेंड करता है पूरे इंडिया पे, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इज इट शैल अप्लाई, अब सुनना सुनना सुनना, ये केयरफुल रहना, फेमा एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, दैट इज ओके। नेक्स्ट, इट शैल अप्लाई टू ऑल ब्रांचेस, ऑफिसेज एंड एजेंसीज आउटसाइड इंडिया owned or controlled by a person resident in India. It applies to all the branches, offices and agencies outside India owned or controlled by a person resident in India. कि कोई भी इंडिया में एक व्यक्ति है जो कि कंट्रोल कर रहा है, रेसिडेंट इन इंडिया है जो कंट्रोल कर रहा है ऑफिसेज ब्रांचेस को इंडिया के बाहर, तो उन पे भी फेमा एप्लीकेबल होगा। हो हाँ सुनना, इट ऑल्सो अप्लाइज टू एनी कॉन्ट्रवेंशन देयर अंडर कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन टू हुम द एक्ट अप्लाइज। कोई भी व्यक्ति जिस पे एक्ट अप्लाई करता है, अगर उसने इंडिया के बाहर भी कोई कॉन्ट्रवेंशन किया तो उस पर फेमा अप्लाई होगा। रुकना, नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, फेमा डज नॉट अप्लाई टू सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर आउटसाइड इंडिया अनलेस दे आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब क्या है, फेमा की एक बहुत खास बात है, फेमा के लिए सिटीजनशिप इज इररिलेवेंट, फेमा के लिए सिटीजनशिप इज इररिलेवेंट। So for FEMA, citizenship is irrelevant. Only residential status is relevant to determine the applicability of it. कि फेमा एक व्यक्ति पे अप्लाई होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है। फेमा एक व्यक्ति पे अप्लाई होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति रेसिडेंट है या नहीं। अब मैं आज यही पढ़ाने आया हूं कि कौन व्यक्ति रेसिडेंट होता है, कौन व्यक्ति रेसिडेंट नहीं होता है। लेकिन समझो सबसे बड़ी बात कि फेमा में सिटीजनशिप इररिलेवेंट है। आपके एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन में आता है ये व्यक्ति सिटीजन है, यहां का सिटीजन है, यहां का, इररिलेवेंट। व्हाट इज रेलेवेंट इज कि व्यक्ति रेसिडेंट कहां का है, ये व्यक्ति रेसिडेंट कहां का है। तो फॉर फेमा सिटीजनशिप इज इररिलेवेंट, व्हाट इज रेलेवेंट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं, उसका इनका अपना एक फॉर्मूला जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट एकदम सिंपल तरीके से। हम अभी भी इसी पे हैं, दैट फेमा की एप्लीकेबिलिटी क्या होती है। सबसे पहली चीज क्या बोलते हैं लोग, बहुत शांत मन से बोलते हैं कि फेमा अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, कि इंडिया पे तो अप्लाई कर ही रहा है। उसके बाद बोला कि इंडिया पे तो अप्लाई करेगा, साथ में इंडिया के बाहर जो ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज हैं, इंडिया के बाहर जो ब्रांचेस, ऑफिसेज और एजेंसीज हैं, इंडिया के बाहर जो ब्रांचेस, ऑफिसेज और एजेंसीज हैं विच आर कंट्रोल्ड बाय एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इंडिया का कोई रेसिडेंट है जो उनको कंट्रोल कर रहा है, तो उन ब्रांचेस के ऊपर भी फेमा अप्लाई करेगा। फिर जिन लोगों पे फेमा अप्लाई करता है वो अगर अब्रॉड भी जा रहे हैं तो उनके ऊपर भी अप्लाई करेगा। ऐसा नहीं है कि इट अप्लाइज ओनली विद इन इंडिया, इंडिया में तो अप्लाई कर ही रहा है, फिर जिन पे फेमा अप्लाई करता है वो अगर इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो भी उन पे फेमा अप्लाई करें। मतलब वो इंडिया के बाहर जाके अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके कुछ चीज करते हैं तो भी फेमा वायलेट नहीं होना चाहिए। सो इट ऑल्सो अप्लाइज टू एनी कॉन्ट्रवेंशन देयर अंडर कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन टू हुम दिस एक्ट अप्लाइज। तो अगर मैं सिंपल तरीके से आपको एप्लीकेबिलिटी पढ़ाने की कोशिश करूं, एकदम शांति समझना, एप्लीकेबिलिटी में क्या कह रहे हैं ये, एकदम प्यार मोहब्बत से ये कहते हैं फेमा अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया or any branch office, any branch, any office or any agency outside India controlled by a person in India, person resident in India। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद में any contravention conducted outside India by a person resident in India, इंडिया कोई रेसिडेंट बाहर जाके मचा रहा है तो वहां पे भी फेमा अप्लाई होगा, उसके ऊपर भी कर सकते हैं। वो व्यक्ति नहीं बोलेगा मैं आउटसाइड इंडिया हूं तो मैं आपके जुरिसडिक्शन से बाहर हूं, नहीं, फेमा इवन अप्लाइज आउटसाइड इंडिया ऑन दोज पीपल ऑन हुम फेमा अप्लाइज, मतलब रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
सो एनी कॉन्ट्रवेंशन आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन टू हुम द एक्ट अप्लाइज, एक व्यक्ति इस पे एक्ट अप्लाई करता है, वो इंडिया के बाहर जाके भी मचा रहा है, तो भी फेमा उसको फोड़ेगा, एकदम कंफर्टेबली। सिटीजनशिप रिलेवेंट है। और कब आया था? 1 जून 2000। एकदम शांत मन से यहां पे रहो, फोकस करना। बस ये हो गया तो मैं फिर कुछ अच्छी चीज पढ़ाना शुरू करूंगा। अभी तक तो बोरिंग टॉपिक्स चल रहे हैं। जस्ट हैव सम पेशेंस, एज आई ऑलवेज से कि इन द बिगिनिंग ऑफ अ टॉपिक हैव सम पेशेंस, ठीक है। मैं सीधा आके आपका मेन टॉपिक या इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट नहीं कर सकता हूं, पहले कुछ बैकग्राउंड आपको देना जरूरी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नॉर्मली कोई भी एक्ट का फर्स्ट सेक्शन होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ठीक है। तो किसी भी एक्ट का फर्स्ट सेक्शन होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। यहाँ पे कुछ शॉर्ट टाइटल है ही नहीं, तो एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट आ रहा है। 100% फोकस यहाँ पे, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। कमेंसमेंट इतना आसान है कि मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कमेंसमेंट क्या है भैया जी? 1 जून 2001, 2000 सॉरी 1 जून 2000 ना, 1 जून 2000, यस। तो 1 जून 2000 इज द सिंपलेस्ट वे में इसका कमेंसमेंट, ठीक है। तो कमेंसमेंट की बात ही खत्म हो गई, 1 जून 2000 को कमेंस हुआ था। एक्सटेंट पे फोकस करना है। एक्सटेंट क्या है? द एक्सटेंट इज फेमा अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। सबसे पहली चीज ये क्लियर है कि फेमा अप्लाई करता है होल ऑफ इंडिया पे, कि इंडिया में कहीं भी कोई व्यक्ति है तो उसके ऊपर फेमा के प्रोविजन अप्लाई करेंगे। दूसरी चीज, एनी ब्रांच, ऑफिस और एजेंसी आउटसाइड इंडिया। अरे सर आउटसाइड इंडिया भी अप्लाई करेगा? हाँ सुनना, एनी ब्रांच, ऑफिस और एजेंसी आउटसाइड इंडिया कंट्रोल्ड और मैनेज्ड by any person, controlled or managed by any person resident in India. What is relevant is resident in India. वो व्यक्ति इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए, सिटीजनशिप से फर्क नहीं पड़ता, रेसिडेंट इन इंडिया। सो एनी, सबसे पहले तो होल ऑफ इंडिया हो गया, फिर कोई भी ब्रांच, ऑफिस या कोई भी ऐसा आपका एजेंसी है जो इंडिया के बाहर है, वर्ल्ड वाइड फैला है, लेकिन इट इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो उसके ऊपर भी फेमा अप्लाई करेगा। और लास्ट पॉइंट यहां पे क्या जाता है? एनी कॉन्ट्रवेंशन, एनी कॉन्ट्रवेंशन, कोई भी कॉन्ट्रवेंशन हुआ है आउटसाइड इंडिया, एनी कॉन्ट्रवेंशन आउटसाइड इंडिया, फोकस वेरी केयरफुली, कोई भी कॉन्ट्रवेंशन हुआ है इंडिया के बाहर, एनी कॉन्ट्रवेंशन आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन, एनी कॉन्ट्रवेंशन आउटसाइड इंडिया, कोई भी कॉन्ट्रवेंशन इंडिया के बाहर हुआ है, एनी कॉन्ट्रवेंशन आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन टू whom दिस एक्ट अप्लाइज। बात खत्म, ठीक है। तो सिंपल तरीके से समझिए कि एक्सटेंट किस किस पे अप्लाई होता है साहब? सबसे पहले होल ऑफ इंडिया, सबसे मेन तो ये हो गया एप्लीकेबिलिटी का, एक्सटेंट कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, कि पूरे इंडिया पे अप्लाई करेगा, इजी ओवर, ठीक है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। फिर आता है, केयरफुली समझना, उसके बाद में सर मान लो अगर इंडिया का रेसिडेंट के कोई भी ब्रांच, कोई भी ऑफिस या कोई भी एजेंसी इंडिया के बाहर है, तो उसके ऊपर भी फेमा अप्लाई होता है, ठीक है। और मान लो जो इंडिया का व्यक्ति बाहर जाके मचा रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं अब इंडिया का फेमा कुछ नहीं कर सकता, नहीं, एनी कॉन्ट्रवेंशन आउटसाइड इंडिया, पहला पॉइंट तो होल ऑफ इंडिया हो गया, तो इंडिया में तो फेमा अप्लाई करने ही वाला है, लेकिन उसके अलावा एनी ब्रांच, ऑफिस और एजेंसी आउटसाइड इंडिया, इस पे भी फेमा अप्लाई करेगा, और एनी कॉन्ट्रवेंशन आउटसाइड इंडिया, इसके ऊपर भी अप्लाई करेगा। तो ब्रांच, ऑफिस, एजेंसी आउटसाइड इंडिया है, कंट्रोल्ड और मैनेज्ड बाय पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया, या फिर कोई भी कॉन्ट्रवेंशन आउटसाइड इंडिया है बाय अ पर्सन टू हुम दिस एक्ट अप्लाई, बाय अ पर्सन टू हुम दिस एक्ट अप्लाइज, कि ये एक्ट जिस व्यक्ति पे अप्लाई कर रहा है उसके ऊपर
उस व्यक्ति ने अगर इंडिया के बाहर जाके मचाया है तो उसके ऊपर भी फेमा अप्लाई होगा। एकदम आसान भाषा में समझो कि हम लोग क्या पढ़ने की कोशिश करें, हमने कुछ नहीं, अभी तक हमने सिर्फ फेमा स्टार्ट किया है और ये पहली चीज मैंने आपको पढ़ाई, अभी तक 2 चीजें पढ़ा चुका हूं। तो ये आपका हिस्ट्री था, ये तो एकदम मतलब एक्ट से रिलेवेंट था। एक्ट के अंदर पहली चीज पढ़ा रहा हूं, दैट इज सेक्शन नंबर 1, दैट इज सेक्शन नंबर 1। तो एक्ट के अंदर पहली चीज पढ़ा रहा हूं, दैट इज सेक्शन नंबर 1, दैट सिंपली सेज एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, व्हिच सिंपली टॉक्स अबाउट एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट ये क्या कहता है, ये इतनी सी बात कहता है, फोकस करना, दैट कमेंसमेंट तो इजी है, 1 जून 2020। एक्सटेंड इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, सिंपल। उसके बाद मैंने कह दिया कभी कभी आउटसाइड इंडिया भी अप्लाई करता है। कैसे केसेस में, अगर कोई भी ब्रांच, कोई भी ऑफिस या कोई भी एजेंसी, इफ देयर इज एनी ब्रांच ऑफिस और एजेंसी, इफ देयर इज एनी ब्रांच ऑफिस और एजेंसी, एनी ब्रांच ऑफिस और एजेंसी विच इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, कि इंडिया में बैठा व्यक्ति कोई ब्रांच ऑफिस या एजेंसी को कंट्रोल कर रहा है तो उसके ऊपर भी फेमा अप्लाई करें, ठीक है। एंड लास्ट इज कि अगर कोई भी मान लीजिए हमारा एक व्यक्ति इस पे एक्ट अप्लाई करता है, वो इंडिया के बाहर जाके भी कोई कॉन्ट्रोवेंशन करता है तो उसके ऊपर भी फेमा अप्लाई करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेक्शन नंबर 1, एक्सटेंड commencement and extend commencement, that's it, short title तो है। that is the first thing we've learned, section number 1, pen it down, stick note लगा के चिपका दो, stick note लगा के चिपका दो फुल स्पीड में। और फिर आज के टॉपिक पे आता हूं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही भयंकर टॉपिक है। चलो फिर आज के टॉपिक पे आता हूं, फटाफट से पेन डाउन करो एंड देन वी गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे। वो आज एक ही चीज पढ़ानी है मुझे आपको, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, बस। तो सेक्शन नंबर 1 हुआ है। सेक्शन नंबर 2 के अंदर बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बट वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन 2 थिंग्स। वो समझ में आया तो आगे का फेमा समझ में आएगा, अगर वहीं पे किसी की घोंचू है तो आगे का फेमा समझ में नहीं आता। वो फुल स्पीड में पेन इट डाउन, इसको लिखेंगे फुल स्पीड में, बहुत आसान है। एक्सटेंट, दिस इज द एक्सटेंट ऑफ फेमा। फेमा इंडिया में तो पूरा अप्लाई कर ही रहा है, मेजर तो चीज यही होगी, सब्सटेंशियल पार्ट तो यही हो गया आपका कि बस होल ऑफ इंडिया। बट हाँ 2 केसेस में ये आउटसाइड इंडिया भी अप्लाई हो जाता है। तो 2 केसेस में कैसे आउटसाइड इंडिया अप्लाई हो जाएगा, कोई भी ब्रांच ऑफिस या एजेंसी आउटसाइड इंडिया जो कि एक इंडियन रेसिडेंट कंट्रोल कर रहा है उस पे, या फिर कोई कॉन्ट्रवेंशन हुआ आउटसाइड इंडिया और बाय एनी पर्सन ऑन हुम द एक्ट अप्लाइज, इन केसेस के अंदर अप्लाई हो जाता है फेमा। वंडरफुल, चलिए चलिए यारों शुरू करेंगे आज का सेशन फाइनली। अभी तक तो हम लोग यारों सिर्फ इधर और बिहाइंड द बुशेस इधर जुगू 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 कर रहे थे, एंड फाइनली वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट द फर्स्ट सेशन। आर यू ऑल विथ मी? आर यू ऑल विथ मी? शैल वी स्टार्ट द सेशन यारों? अभी तक सिर्फ टाइम पास चल रहा था। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया यारों? अभी तक आपको हिस्ट्री पढ़ाई। अरे कैसा है कि मैं सीधे आके एक हैवी कंसेप्ट नहीं पढ़ा सकता। सीधे आके अगर मैंने हैवी कंसेप्ट पढ़ा दिया ना तो फिर एक बार एक एक्ट का ओवरव्यू तो देना पड़ेगा ना बेटा जी, कि आपको हाँ ये टॉपिक चल रहा है, ओके फेमा चल रहा है, फेमा की हिस्ट्री है, उसके अंदर फेमा के अंदर ये सेक्शन होता है, ठीक है, इट अप्लाइज टू वैसे तो बेसिकली होल ऑफ इंडिया, लेकिन अगर इंडिया कोई व्यक्ति बाहर ब्रांच ऑफिस एजेंसी को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है तो उस पर भी, उसके अंदर कोई एक व्यक्ति जिसपे एक्ट अप्लाई करता है इंडिया के बाहर जाके मचा रहा है तो उसके ऊपर भी फेमा अप्लाई होता है। कमेंसमेंट 1 जून 2000, वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी। तो अभी तक मैंने प्रैक्टिकली कुछ पढ़ाया नहीं है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ पहला टॉपिक, 100% फोकस यहाँ पे। मेरा टारगेट क्या है आपको मैं बताता हूँ। मेरा आपको पढ़ाने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है आज कि यहाँ पर प्रियम्बल एम्बल ये सब आएगा, ठीक है, देखा जाएगा। डेफिनेशंस हैं बहुत सारी, मुझे इन सब डेफिनेशन से मतलब नहीं है, मैं सब आपको पढ़ाऊंगा सही टाइम पे। अभी मैं आपको सिर्फ 2 डेफिनेशन पढ़ाना चाहता हूँ। एक डेफिनेशन पर्सन की, ये तो छोटी सी है। मेन मैं आज आपको पढ़ाना चाहता हूँ
पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन कि कब कहा जाएगा एक व्यक्ति रेसिडेंट इन इंडिया। जैसे कि आपने इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ा होगा ना, वो कुछ 182 डेज पिछले साल, 3 साल, 7 साल, पता नहीं क्या क्या होता था, बचपन में मैंने पढ़ा था। तो तब जैसे आपने पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंशियल स्टेटस आप चेक करते हो इनकम टैक्स एक्ट में, उसी प्रकार से फेमा का अपना फॉर्मूला है टू चेक रेसिडेंशियल स्टेटस कि किस व्यक्ति को रेसिडेंट इन इंडिया कहा जाएगा, किस व्यक्ति को रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कहा जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड दिस इज अ बेस, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, एंड दिस इज द बेस फॉर ऑल द फर्दर प्रोविजंस। किसी बालक का अगर ये वाला ही वीक है एस्पेक्ट तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो छोटा सा टारगेट है, सिर्फ पर्सन की डेफिनेशन, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन में पढ़नी है, 100% फोकस यहाँ पे। चलो, वंडरफुल 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 बड़ी। चलो एकदम शांति से सबसे पहले देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ पर्सन। यहाँ पे तो आई डोंट थिंक मुझे आपको कुछ बताने की आवश्यकता है, इतना इजी एंड सिंपल डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन? पर्सन जैसे कंपनीज एक्ट भी कहता है, इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, पर्सन इंक्लूड्स HUF, person includes a company, person includes a firm, person includes an association of person or body of individual whether incorporated or not, person includes every artificial juridical person not falling within of the preceding clause कि कोई भी जिसके पास separate legal entity है जो कि artificial judicial person है। उसके बाद में एनी एजेंसी ऑफिस और ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल बाय सच पर्सन, कि यहां पे जिस इस पूरे एक्ट में जहां जहां पर्सन वर्ड यूज किया जाएगा उसका मतलब क्या है, बहुत आसान है, आई डोंट थिंक कोई कंफ्यूजन की बात है। उसका मतलब होगा इंडिविजुअल को भी इंक्लूड करता है, वो HUF को भी इंक्लूड करता है, कंपनी को भी इंक्लूड करता है, फर्म को भी इंक्लूड करता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को भी इंक्लूड करता है। पहले तो ये चीज खत्म हो गई, सिंपल कि भाई इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल, फर्म, HUF, आपका कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी टाइप का आपका ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, जैसे आप नॉर्मल कंपनीज एक्ट में पढ़ते हो। उसके बाद में एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट कवर्ड अबव, ऊपर कवर्ड नहीं भी हुआ है और वो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है तो उसको हम पर्सन बोलेंगे। एंड लास्ट एनी एजेंसी ऑफिस और ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल बाय सच पर्सन, कि ये जो लोग हैं, ये जो ऊपर पढ़ा ना हमने, ये कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी एजेंसी ऑफिसर ब्रांच कंट्रोल करता है तो वो एजेंसी ऑफिसर ब्रांच भी पर्सन है। तो यहां पे हम कह रहे हैं पर्सन का डेफिनेशन मतलब बहुत वाइड दे रखा है कि पर्सन मींस व्हाट, एनी इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सनैलिटी एंड एनी एजेंसी ऑफिसर ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल बाय दीज पीपल। बहुत ईजी, कुछ पढ़ने जैसा नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही पढ़ाया। अब आते हैं हम आज की एक्चुअल डेफिनेशन पे। आई वॉन्ट यू पीपल टू एकदम सिट काम एंड ट्राई अंडरस्टैंड दिस, बस यही पढ़ाने के लिए आया है मैं, एकदम सिंपल। ये अगर आपका हो गया ना तो आपको कहीं कुछ परेशानी आने वाली नहीं है। 100% फोकस के साथ ध्यान देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, शून्य जल्दबाजी, ठीक है। जस्ट सिट कामली एंड ट्राई अंडरस्टैंड दिस। चलो गधों आप भी कर लो, मैं अकेला क्यों कर रहा हूं? अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया ना आपको फेमा में, वो अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ जो अभी तक मैंने बताया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हिस्ट्री पढ़ाई है वो पूरा आपको 1947, 1973, 1999 भूल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, एक्सटेंड पढ़ाया है, भूल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 जून 2000 भूल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ये ध्यान रखना है, एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन को आंसर करते टाइम ये बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको खून में उतार देना। व्हेन a person will be said to be resident in India. When a person will be said to be person resident in India. कब कहा जाएगा कि एक व्यक्ति रेसिडेंट इन इंडिया है? बहुत केयरफुली 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स है कि 4 पॉइंट के अंदर जो भी लोग कवर्ड है दे आर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। 100% फोकस ऑन द स्क्रीन। अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। पहला, बट एक्सक्लूड में पढ़ाऊंगा बहुत कुछ, और अभी छोड़ो। पहली चीज क्या है, कोई भी ऐसा व्यक्ति, एनी पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया, हु हैज रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 182 days और मोर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो 182 days या उससे ज्यादा रहा है, एनी पर्सन हु स्टेड इन इंडिया फॉर 182 days और मोर, एनी पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 182 days और मोर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, that person is a person resident in India. लाइफ आसान है, कोई परेशानी की बात नहीं है। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, एनी पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बहुत आसान हो गया ना कि पिछले साल आप 182 days के लिए इंडिया में रहते क्या? हाँ, अरे रेसिडेंट आओ, अरे हाथ मिलाओ यार, हाथ मिलाओ यार, रेसिडेंट।
आप पिछले साल कितने दिन इंडिया में रहे? 150 डेज। बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, 150 वाले को बाहर निकालो। आप इंडिया में 190 डेज भाई, रेसिडेंट रेसिडेंट रेसिडेंट। आप पिछले साल कितने दिन इंडिया में रहे? सर हम तो इंडिया में रहते। अरे रेसिडेंट, हाथ मिलाओ रेसिडेंट। हर व्यक्ति जो पिछले साल 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा है, any person who has resided in the preceding financial year for 182 or more days in India will be termed as resident. बहुत आसान हो गया। बट एक्सक्लूड वो बाद में देखते हैं, पहले हाँ ये व्यक्ति हो गया। उसके बाद में सर अगर कोई कंपनी है तो कैसे करेंगे? उसके लिए नीचे के पॉइंट है, एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, any entity which is registered or incorporated in India will be said to be a person resident in India. तो कंपनी, फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट ये सब जो है, तो अगर वो इंडिया में रजिस्टर और इनकॉर्पोरेट हुए तो वो रेसिडेंट इन इंडिया। खत्म, उनमें कुछ देखना ही नहीं। उनमें कैसे देखोगे? अरे कोई इंडिविजुअल है तो आप ये चेक कर सकते हो ना कि थोड़े दिन इंडिया में, थोड़े दिन इंडिया के बाहर, थोड़े दिन इंडिया में, थोड़े दिन इंडिया के बाहर। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी, फर्म, तो ऐसा तो उसके लिए जज करना मुश्किल है ना। तो उसके लिए सिंपल कर दिया, इफ यू आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया यू आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया। If you are not incorporated in India, you are a non-resident. You are not resident in India. ठीक है, तो एकदम सिंपल कि भैया जी हम एक कंपनी के लिए कैसे जज करेंगे whether incorporated in India or not. Further, any office branch or agency in India, very carefully, any office branch or agency in India, कोई भी इंडिया में ऑफिस ब्रांच या एजेंसी है, owned or controlled by person resident outside India, जो इंडिया के बाहर से कोई कंट्रोल कर रहा है, तो भी ये क्या है? तो भी ये होंगे रेसिडेंट इन इंडिया। वापस सुनना केयरफुली, कोई भी ऑफिस ब्रांच या एजेंसी है, कोई भी ऑफिस ब्रांच या एजेंसी है जो कि इंडिया में है, लेकिन उनको कंट्रोल करने वाला इंडिया के बाहर है, उनको कंट्रोल करने वाला इंडिया के बाहर है, फिर भी ये ऑफिस ब्रांच और एजेंसी विल बी रेसिडेंट इन इंडिया, क्योंकि ये तो इंडिया में है ना। तो अगर कोई कंपनी वगैरह इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में तो वो रेसिडेंट इन इंडिया। कोई ऑफिस ब्रांच या एजेंसी इंडिया में स्टेब्लिश्ड है, दे आर ऑल्सो रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझाऊंगा मैं आपको मस्ती से, बट अभी पेशेंस रखो। एनी ऑफिस ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया, अब सर ऑफिस ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया है, owned or controlled by a person resident in India, but an Indian is controlling them, they are also resident in India, they are also person resident in India. सर ये क्या बात हुई? चिट भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी। हाँ समझ में आ रहा है इन्होंने क्या किया है? फेमा अप्लाई होगा। अरे हमें क्या लगता है रेसिप्रोकेशन बेसिस पे होगा ना, कि सुनो अगर ब्रांच इंडिया में है, कंट्रोल बाहर है, तो ये तो उसका कंट्रोल हुआ। ब्रांच अब्रॉड में है, कंट्रोल इंडिया में, तो कंट्रोल हमारा हुआ। हमारे यहां पे फेमा एक्ट ने चतुराई से दोनों के ऊपर अपना जुरिस्डिक्शन ले लिया है। समझना कैसे? अगर कोई ब्रांच अब्रॉड में है, कंट्रोल्ड बाय इंडियन रेसिडेंट, तो वो भी उस ब्रांच पे भी फेमा अप्लाई करेगा, भले वो अब्रॉड में। बट कोई ब्रांच इंडिया में है, कंट्रोल्ड बाय पर्सन आउटसाइड इंडिया, इस ब्रांच पे भी फेमा अप्लाई करेगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि कंट्रोल उनका है तो उनका लॉ अप्लाई करेगा, नहीं, इस ब्रांच पे भी फेमा अप्लाई करेगा। ये प्रोविजन याद रखने के लिए सिंपल दिमाग में रखना, चित भी मेरी पट भी मेरी। मतलब भाई आप क्या करना चाह रहे हो भाई? कुछ भी, हेड भी आपका, टेल भी आपका। जी हां, चित भी मेरी पट भी मेरी, बस इतना सा, दो पॉइंट को ध्यान रखना है। चित भी मेरी पट भी मेरी। अगर कोई ब्रांच ऑफिस या एजेंसी है विच इज इन इंडिया, कंट्रोल्ड बाय पर्सन आउटसाइड इंडिया, तो ये ब्रांच ऑफिस या एजेंसी के ऊपर हमारा फेमा अप्लाई होगा, दिस विल बी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। Whereas at the same point of time, if there is any branch office or agency outside India controlled by a person resident in India, controlled by a person resident in India, तो उसके ऊपर भी हमारा फेमा अप्लाई करेगा। नहीं 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 नहीं, आपको मैं और घुस के बताना चाहता हूं। समझना अच्छे से, पहले 3 पॉइंट को। ऊपर वाला पॉइंट क्या था? कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल जो पिछले साल में 182 और मोर डेज के लिए इंडिया में रहा है, एनी पर्सन हु स्टेड इन इंडिया फॉर 182 और मोर डेज, एनी पर्सन हु स्टेड इन इंडिया फॉर 182 और मोर डेज, एनी पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 182 और मोर डेज, उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है फेमा। ये तो वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, एनी पर्सन हु स्टेड इन इंडिया फॉर 182 और मोर डेज, वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। उसको भी छोड़ दिया मैंने, उसको डिटेल में पढ़ना है, वहां पे बहुत कुछ है। ये इजी वाले पहले खत्म करते हैं। ये 3 पॉइंट्स क्या कहते हैं? फोकस फॉर, मतलब वो इंडिविजुअल के लिए अप्लाई करते हैं, अदर्स के लिए अप्लाई क्या कहता है? एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इंडिया, कोई भी एंटिटी जो इंडिया में रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड है वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। बात ही खत्म। अब आता है ऑफिस ब्रांचेस और एजेंसीज का कंसेप्ट। तो हमने क्या पढ़ा? कोई भी ऑफिस ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो भी ऑफिस ब्रांच एजेंसी पे हम फेमा अप्लाई करता है, इनको हम पर्सन रेसिडेंट इंडिया ही बोलेंगे, इन इंडिया बोलेंगे। वहीं इफ देयर इज एनी ऑफिस ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट इंडिया, तो उन ऑफिस ब्रांच और एजेंसी जो कि आउटसाइड इंडिया है उनको भी हम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ही बोलेंगे। देखो अब कैसे, मतलब ये हमारा भारत देश है,
ये टाटा मोटर्स है. टाटा मोटर्स, whether Tata Motors is a company registered incorporated in India, whether Tata Motors is a company registered incorporated in India or not. Yes, बात खत्म. PRI, PRI मतलब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. तो अगर एक कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट, बात ही खत्म. एनी कंपनी, एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. बात खत्म. दूसरी चीज, कोई भी ब्रांच ऑफिस है, कोई भी ब्रांच ऑफिस एजेंसी है विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया. एप्पल इज एन एंटिटी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया. एप्पल ने इंडिया में एक ब्रांच ऑफिस खोला. एप्पल ने इंडिया में एक ब्रांच ऑफिस बोला कि यहां पे तू भाई मोबाइल बेच, तू क्या कर, यूनिकॉर्न के नाम से तू मोबाइल बेच, तू चार्जर बेच, तू मेरे हेडफोन्स बेच, तू लोगों को पागल बना. जिन चीजों की लोगों को जरूरत नहीं है उनको बोल, ए तुमको चाहिए ये, तुमको पता नहीं ये घड़ी है 40,000 की घड़ी तुमको चाहिए, अरे तुमको पता नहीं, तुम इधर आओ मैं बताता हूं, ये देखो कैसी अच्छी लग रही है, उसने भी पहनी, उसने भी पहनी, तुमको चाहिए. पागल बना जनता को और बेच. तो अगर एप्पल ने ओन्ड और कंट्रोल किया है एक ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, इफ एप्पल ओन्स और कंट्रोल्स अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, सो दिस इज अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया owned or controlled by resident outside India, irrespective of the fact that it is owned or controlled by resident outside India, still, irrespective of the fact it is a branch owned or controlled outside India, still, this is going to be a PRI. So any branch or office in India, any branch or office in India which is owned or controlled by an entity outside India, स्टिल ये भी पीआरआई होगा, बिकॉज ब्रांच इंडिया में ना, बात खत्म. भले इसको कंट्रोल कोई और कर रहा है, भले इसको ओन कोई और कर रहा है, दिस इज गोइंग टू बी अ पीआरआई, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. आई अंडरस्टैंडिंग. पहले पॉइंट ने क्या बोला, यहां पे देखो ऊपर, हम अगर हमारे डेफिनेशन के पॉइंट में जाते हैं तो सेकंड पॉइंट सेड दैट एनी बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, पीआरआई, खत्म. नेक्स्ट, एनी ब्रांच और ऑफिस और एजेंसी विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, स्टिल दिस ब्रांच ऑफिस और एजेंसी इज गोइंग टू बी पीआरआई. कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है. थर्ड, there is a PRI, एक व्यक्ति who is person resident in India, a person who is a resident in India, this person is owning or controlling a branch office or agency outside India. ये व्यक्ति इंडिया के बाहर एक ब्रांच ऑफिस और एजेंसी कंट्रोल कर रहा है, irrespective of the fact कि वो ब्रांच ऑफिस और एजेंसी इंडिया के बाहर है, वो भी बन जाएगी PRI, person resident in India. Are you all with me understanding up till here that what do you mean by person resident in India for other than individuals? Individuals के लिए complicated है, वो हम पढ़ेंगे, but other than individuals, बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन के लिए तो ईजी है. अगर इंडिया में रजिस्टर हुए हो तो PRI हो. अगर इंडिया में कोई ब्रांच ऑफिस या एजेंसी है विच इज कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, फिर भी आप PRI हो. अगर इंडिया का कोई PRI है अगर इंडिया का कोई PRI है वो ओन और कंट्रोल कर रहा है ब्रांच ऑफिस एजेंसी आउटसाइड इंडिया, तो भी वो हमारा PRI. आप समझे, चित भी मेरी पेट भी मेरी, कि अगर ऑफिस ब्रांच इंडिया में है तो भी PRI, ऑफिस ब्रांच इंडिया के बाहर है लेकिन कंट्रोल बाय इंडियन है तो भी PRI, तो भी PRI. आर यू ऑल विथ मी? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग द 3 पॉइंट्स? नहीं बेटा जी, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आपको तीनों पॉइंट समझ में नहीं है. आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू मल्टीपल वेज से. आर यू ऑल विथ मी? जस्ट टेल मी. समझ में आया? ठीक है. हम पढ़ रहे हैं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. पहला पॉइंट इंडिविजुअल का है, वो छोड़ दिया है, उस पर अब हम जाएंगे. इंडिविजुअल वाला तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा मजा आएगा, मतलब इतना घुस के पढ़ेंगे ना कि आप दीवाने हो जाओगे. तो इंडिविजुअल के बाद में अदर देन इंडिविजुअल की इजी पॉइंट से थी कि एनी कंपनी, एनी एंटिटी, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन इनकॉर्पोरेट रजिस्टर्ड इन इंडिया, PRI. एनी ब्रांच, एनी ऑफिस और एनी एजेंसी इन इंडिया विच इज कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, स्टिल PRI. ये जो ब्रांच है ये PRI. उसके बाद में अ PRI, अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इज कंट्रोलिंग अ ब्रांच ऑफिस और एजेंसी आउटसाइड इंडिया, इवन इफ दैट एजेंसी इज आउटसाइड इंडिया, दैट ब्रांच इज आउटसाइड इंडिया, दैट ऑफिस इज आउटसाइड इंडिया, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. चलिए, तो आई होप यू आर ऑल सॉर्टेड हियर अप टिल हियर. सुनना मेरी बात को अच्छे से. अब जाते हैं हम पिछले पॉइंट पे, जो बहुत केयरफुली समझना. नहीं ओफ, बंद हो गया है, रुक जाओ. समझना बहुत अच्छे से. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट ट्रिकी पार्ट. 100% केयरफुली यहाँ पे रहेंगे, ठीक है. तो हमें समझ में आ गया कि इंडिविजुअल्स के लिए और कंपनीज के लिए प्रोविजन अलग अलग है. कंपनीज का तो आसान है सर, या तो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है तो वो रेसिडेंट हो गया, बात खत्म. कोई ब्रांच ऑफिस वगैरह है तो अगर वो इंडिया में है, भले इंडिया के बाहर कोई कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो भी वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया है. इंडिया के बाहर है कोई ब्रांच ऑफिस लेकिन दैट इज कंट्रोल एंड मैनेज बाय एन इंडियन, बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो वो भी हमारा पर्सन रेसिडेंट इंडिया हो जाता है, ब्रांच ऑफिस. यहां तक सब लोग मेरे साथ हैं, मैं आशा करता हूं बहुत आसान है. अब डिफिकल्ट पार्ट पे आ रहा हूं, समझो. इंडिविजुअल की बात करें सबसे पहले. देखो, आपको ये तो समझा होगा कि द फर्स्ट पार्ट, दिस पार्ट टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल, हमारे जैसे लोग. दिस पार्ट टॉक्स अबाउट अदर्स.
अदर्स की बात करते हैं, ब्रांच ऑफिस हो गया, कंपनी हो गया, अदर्स की बात करते हैं। अदर्स आसान है, पढ़ लिया हमने बहुत बार, वापस रिपीट कर देता हूं। अगर कोई कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन जो है इंडिया में इनकॉर्पोरेट रजिस्टर हुआ है, दैट इज पीआरआई, खत्म। इंडिया के बाहर हुआ है, नहीं है, खत्म। ब्रांच ऑफिस की बात करते हैं, तो अगर आप इंडिया में हैं, भले यू आर कंट्रोल मैनेज बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, स्टिल यू आर पीआरआई। एंड इफ देयर इज एनी ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया है, बट दैट इज कंट्रोल मैनेज बाय एन इंडियन, स्टिल दैट इज अ पीआरआई। इजी। अब आ रहे हैं हम लोग इस पे कि अगर कोई इंडिविजुअल है, 100% फोकस करना है यहाँ पे, अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसके लिए अभी तक तो मैंने क्या पढ़ाया आपको, एकदम आसान पढ़ा दिया कि वो इंडिविजुअल अगर पिछले साल में 182 या उससे ज्यादा डेज के लिए इंडिया में रहा है तो वो होगा रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। सो इफ अ पर्सन हैज रिसाइडेड, if a person residing in India for more than 182 days during the course of preceding financial year, but exclude पे आएंगे, but एक व्यक्ति जो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा है, एक व्यक्ति जो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा है, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो मैंने वही लोगों से मिला, मैंने कहा आ जाओ, ये 10 लोगों का चेक करना है कि ये लोग पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है कि नहीं है। 10 के 10 इंडिविजुअल है, कंपनीज नहीं, 10 इंडिविजुअल्स आए, चेक करना है कि वेदर यू आर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट, वेदर यू आर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट। तो मैंने कहा कि सुनो, आप पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है या नहीं, मुझे, मैं चेक करना चाहता हूं। तो हर एक से पूछा, आप पिछले साल इंडिया में कितने रहते? सर 200 डेज के लिए। अरे बधाई, आप पर्सन रेसिडेंट इंडिया। आप कितने रहते? 100 डेज के लिए। बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। अगला व्यक्ति 150 डेज के लिए, बाहर निकालो इसको। 250 डेज के लिए, अरे पर्सन रेसिडेंट इंडिया है। तो अभी तक तो लाइफ बहुत आसान है कि कोई भी व्यक्ति अगर पिछले साल में 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए, 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में रहा है तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। बट अब ये बट बहुत महंगा पड़ता है, बहुत केयरफुली समझना। बट एक्सक्लूड, कि ये कुछ लोगों को एक्सक्लूड करता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो पिछले साल 182 डेज के लिए इंडिया में रहा है, बट फिर भी हम उसको रेसिडेंट नहीं बोलेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 182 डेज के लिए इंडिया में रहे हैं, फिर भी हम उनको रेसिडेंट इन इंडिया नहीं बोलेंगे एज पर फैमा के हिसाब से। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 182 डेज इंडिया में रहे हैं, फिर भी उनको हम रेसिडेंट नहीं बोलेंगे। तो पहली कंडीशन है 182 डेज इंडिया में रहना है, फिर आप आगे जाते हो। अगर आप 182 डेज के लिए इंडिया में रहते हो, आपको पहली बार निकाल दिया, नॉट रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट 182 डेज के बाद में भी आपसे कुछ चीजें पूछी जाएगी। मेरी बात को समझना, ऐसा समझो, इमेजिन करो हमारे सामने 5 लोग हैं, A, B, C, D, E। ये 5 का हमको चेक करना है वेदर दीज पीपल आर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट, एज पर फैमा। कि फैमा के हिसाब से वेदर दीज पीपल आर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट, ये हमें चेक करना है, फोकस करना अच्छे से। तो ये जो 5 लोग आते हैं ना, इनमें हमने पूछा कि चलो पिछले साल में 180 डेज के लिए कौन कौन इंडिया में रहा है, तो A, B, C और D ये सब 200 डेज, 250 डेज, 280 डेज, 190 डेज, 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहे। ये 150 डेज के लिए रहा है, तो जो 150 डेज वाला उसको तो पहले ही निकाल दिया। यू आर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, बाहर निकलो। अब इन चारों का हम देख रहे हैं कि आप चारों पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है या नहीं। सुनना मेरी बात को, आप केयरफुली रहना। एक व्यक्ति, बहुत केयरफुली समझना, एक व्यक्ति जो पिछले साल 200 डेज के लिए इंडिया में रहा है, लेकिन 200 डेज होने के बाद में उसका जॉब लग गया यूएस में, अब वो यूएस जा चुका है, उसको मैं क्या पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बोल सकता हूं क्या? टेल मी वेरी केयरफुली। एक व्यक्ति जो पिछले साल 180 डेज के लिए इंडिया में रहा है, 200 डेज के लिए इंडिया में रहा है, लेकिन 200 डेज इंडिया में रहने के बाद में उस व्यक्ति का जॉब लगा यूएस में और वो यूएस चला गया। ठीक है, कोई डिसाइडेड नहीं कि जॉब का टेन्योर, असाइनमेंट पे नहीं गया, जॉब लग गया यूएस में, यूएस चला गया है। अब मैं इसको पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बोल सकता हूं क्या? यार भले ही वो व्यक्ति पिछले साल में 182 डेज के लिए इंडिया में रहा है, लेकिन नाउ ही हैज लेफ्ट द इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, पता नहीं कब आएगा, जॉब के लिए चला गया। ऐसे व्यक्ति को एक्सक्लूड कर दिया हमने। दूसरी चीज समझो, एक व्यक्ति उसने इंडिया छोड़ दिया फॉर डूइंग एनी बिजनेस अब्रॉड। अब उसने इंडिया छोड़ दिया, पिछले साल 200 दिन इंडिया में रहा था, 250 दिन, अरे 300 दिन इंडिया में रहा होगा, लेकिन एंड में उसने कहा मैं इंडिया छोड़ रहा हूं, अब्रॉड जाके वो बिजनेस करने वाला है। ही हैज डिसाइडेड टू डू सम बिजनेस इन एनी फॉरेन कंट्री, कनाडा चला गया वो व्यक्ति। उसको मैं रेसिडेंट बोल सकता हूं क्या? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। कैसे बोल सकते हो? एक व्यक्ति जो भले ही पिछले साल 182 डेज के लिए इंडिया में रहा था, लेकिन उसने इंडिया छोड़ दिया है, और वो भी ऐसा छोड़ा है कि हमें आता हुआ दिख नहीं रहा है। भैया नहीं, ये पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। एक व्यक्ति है, उसने, एक बालक है, बहुत बढ़िया नाम है उस बालक का, ठीक है, आलोकनाथ नहीं, सॉरी, सिर्फ आलोक, एक व्यक्ति आलोक। उस व्यक्ति को बहुत ही प्यारी सी महिला मिली, वो महिला थी स्पेन की। इस व्यक्ति ने उस महिला से शादी रचा दी, और शादी रचाने के बाद में ये व्यक्ति स्पेन में शिफ्ट हो गया। ये व्यक्ति पिछले साल इंडिया में 200 डेज के लिए रहा था, ये जो आखिरी के 100 डेज थे ना, 150 डेज, उसमें इसने मचाया माहौल, और इसने स्पेन की एक महिला से शादी कर ली और वहां पे शिफ्ट हो गया। क्या मैं इसको भले, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दिस पर्सन हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 182 मोर डेज, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दिस पर्सन हैज स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, स्टिल कैन आई से दैट दिस पर्सन इज रेसिडेंट इन इंडिया?
अरे ये इंडिया को छोड़ चुका है ना, समझ रहे हो आप बात को, कंसेप्ट को समझो। चलो वही मैं एक बार बताता हूँ। एक व्यक्ति है शुभम शुक्लेचा, इंडिया में 200 डेज के लिए रहा था, 200 का 250 डेज के लिए रहा था, लेकिन वो 10 दिन के लिए अब्रॉड घूमने के लिए गया। मैं 10 दिन अब्रॉड घूमने के लिए गया हूँ, मुझे फिर भी पर्सन रेसिडेंट इंडिया कह सकते हो ना भैया। मैं जब इंडिया से बाहर गया हूँ तो मैं फिक्स हूँ कि 10 15 20 दिन, अरे मैं 2 महीने के ट्रिप पे, मैं पूरा यूरोप घूम के आ रहा हूँ 2 महीने में, फिर भी 2 महीने तो वापस इंडिया आ रहा हूँ ना। सो मेरा क्या कोई परमानेंसी है क्या कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ तो वापस नहीं आऊंगा? परमानेंसी नहीं है ना, तो बात खत्म। आप 182 डेज के लिए इंडिया के बाहर रहते, मेरी बात को बहुत केयरफुली समझना। आप 182 डेज के लिए इंडिया के बाहर रहते, उसके बाद में उसके इंडिया के अंदर रहते 182 डेज के लिए, उसके बाद में अगर आप किसी परमानेंट इन नेचर के एक्टिविटी के लिए इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो आपको एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का दर्जा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप टेम्पररी जा रहे हैं तो फिर भी आपको दिया जा सकता है। आई होप जस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग। सुनना नहीं, मैं आपको लॉ पढ़ाने के पहले चाहता हूं कि आप बच्चे लॉ बनाओ। अगर आप लॉ बनाते तो कैसा बनाते, समझना बहुत अच्छे से। और मैं आपको कह रहा हूं बहुत ईजी है ये लॉ, आप खुद भी बना सकते हो। मेरे सामने रहना एकदम प्रैक्टिकली। अभी तक तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि लॉ की पोजीशन क्या है। हम लोग 5 लोगों को एनालाइज करते हैं, से आलोक, आशीष, अरन, अमन, अबू। ये 5 लोगों को एनालाइज करना है कि वेदर दे आर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। उसका शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। PRI को हम बोलते हैं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, PROI को हम बोलेंगे पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। 100% फोकस ऑन द स्क्रीन। PRI को बोलेंगे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, PROI को बोलेंगे पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो इनसे हमने सबसे पहला सवाल क्या पूछा, इनसे हमने सबसे पहला सवाल पूछा कि अरे ओ भैया पिछले साल आप इंडिया में कितने दिन रहे थे? हैव रिसाइडेड इन इंडिया फॉर मोर देन 180 डेज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्या पिछले साल 180 डेज से ज्यादा रहे थे क्या? आलोक बोला यस बिल्कुल रहा था, आशीष बोला यस बिल्कुल रहा था, अरुण बोला यस बिल्कुल रहा था, अमन बोला नो मैं पिछले साल इंडिया में सिर्फ 150 डेज के लिए था, फिर मैं घूमने चला गया था। किसी भी कारण से कारण ही नहीं पूछा अभी तक, आप इंडिया में कितने दिन के लिए रहे थे, 180 डेज के लिए रहे थे क्या? इसने बोल दिया नो, इसने बोल दिया यस। तो जिस व्यक्ति ने बोला कि नहीं मैं इंडिया में 152 डेज के लिए नहीं रहा था, मैं इंडिया में 182 डेज के लिए नहीं रहा था, इसको तो सीधा ही हमने क्या डिजिग्नेट कर दिया, नहीं रहते, PROI। बात ही खत्म, उससे आगे बात ही नहीं की। आप क्या इंडिया में 182 डेज के लिए रहे क्या पिछले साल? नहीं रहा, बात खत्म, PROI। PROI, बात ही खत्म, उनसे बात ही नहीं की और क्या बोलता PROI। अभी के लिए समझो, ठीक है ना, समझना। तो एक व्यक्ति 182 डेज के लिए कम इंडिया में रहा, एक व्यक्ति 182 डेज से कम इंडिया में रहा, उसको क्या बोलते हैं PROI, बात खत्म। फिर ये 4 लोग खुश हुए, तू तो PROI बन गया, हम PRI बनेंगे, हम 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहे। सुनना 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 सुनो। उसके बाद में सबसे पूछा गया कि क्या आप उसके बाद में अब्रॉड गए क्या, आप इंडिया के बाहर गए हो क्या? 180 डेज से ज्यादा तो इंडिया में रहे हो क्या, उसके अलावा अब्रॉड गए क्या? तो यहां पे ये सब लोग बोले हाँ हाँ हम सब अब्रॉड गए थे। सुनना मेरी बात को केयरफुली। आलोक बोला मैं अब्रॉड गया हूं फॉर डूइंग माई बिजनेस, कि मैं पिछले साल 180 डेज के लिए इंडिया में रहा। देयर आफ्टर विजिटेड अब्रॉड फॉर, कि क्यों आपने अब्रॉड विजिट किया, फोकस करना अच्छे से सुनना। आलोक बोल दिया कि मैंने अब्रॉड बिजनेस किया है फॉर बिजनेस के लिए, मैं बिजनेस कर रहा हूँ अब्रॉड में बिजनेस कर रहा हूँ, मैं इसलिए शिफ्ट हो गया। आशीष बोला मैं भी अब्रॉड शिफ्ट हुआ फॉर जॉब। अरन बोला कि मैं अब्रॉड गया था फॉर ऐसा रोमिंग अराउंड एट अ फ्रेंड्स प्लेस फॉर 20 डेज, 20 डेज के लिए मैं सिर्फ घूमने के लिए गया था, विजिटिंग पर्पस के लिए गया था, विजिटिंग पर्पस के लिए गया। अमन बोला अब्रॉड के भाई मैं तो अब्रॉड में ही हूँ, मैं तो नो पहले ही नो हो गया ना, तो ये इररेस्पेक्ट हो गया। अबू बोला मैं भी अब्रॉड गया था, मेरी शादी हो गई है, आई हैव गॉटन मैरिड, मैं वेडिंग हो गई है इसलिए मैं अब्रॉड में गया हूँ, वेडिंग के लिए नहीं, अब वेडिंग हो गई मैं अब्रॉड में गया हूँ। सुनना ध्यान से, हमें जहां पर ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अब जा चुका है और इसके आने की कोई अत्ते पते नहीं है, ये व्यक्ति जा चुका है नॉट फॉर अ फिक्स टर्म बट फॉर अ इनडेफिनेट टर्म। अगर एक व्यक्ति इनडेफिनेट टर्म के लिए गया है तो कौन कौन इनडेफिनेट टर्म के लिए गया है? कोई व्यक्ति बिजनेस करने के लिए गया, इनडेफिनेट टर्म के लिए गया, कोई व्यक्ति जॉब के लिए गया, इनडेफिनेट टर्म के लिए गया, कोई व्यक्ति शादी करके गया है, इनडेफिनेट टर्म के लिए गया, शादी करके घूमने फिरने नहीं, वहां पे शादी कर ली उसने, इनडेफिनेट टर्म के लिए गया है। तो जो भी व्यक्ति भले ही पिछले साल में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो, कोई भी व्यक्ति अगर 180 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा हो लेकिन उसके बाद उसने इंडिया छोड़ दिया फॉर इनडेफिनेट टर्म, उसको भी हम बोल देंगे पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया,
पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। और एक व्यक्ति जो भले अब्रॉड गया था बट फॉर अ डेफिनेट टर्म कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए वापस आ रहा हूँ, दिस विल बी द ओनली पर्सन हु विल बी टर्म्ड एज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अब्रॉड गया ही नहीं है तो भी पर्सन रेसिडेंट इंडिया। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल लेना चाहूँ कि मान लो यहाँ पर एक ले लिया मैंने सलीम, क्या वो इंडिया में पिछले साल रहा है 180 डेज? यस। क्या वो अब्रॉड गया है? नो, वो अब्रॉड गया ही नहीं है। तो बात खत्म। तो ऑफकोर्स पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ही है ना, वो तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ही होगा। सो इंडिविजुअल्स के लिए इट इज कॉम्प्लिकेटेड। इट इज कॉम्प्लिकेटेड एज इन सबसे पहले तो देखो कि 182 डेज के लिए आप इंडिया में रहे या नहीं रहे। अगर आप 182 डेज के लिए इंडिया में नहीं रहे तो बात ही खत्म, फिर तो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी 182 डेज के लिए इंडिया में रहे तो आपको सीधा पीआरआई का कैटेगरी इमीडिएटली नहीं मिलता है। फिर पूछा जाएगा कि अब्रॉड क्यों गए थे, अगर गए थे तो गए थे परमानेंट इन नेचर के लिए गए हो क्या, तो आपको वापस पीआरओआई दे दिया जाएगा। सुना मेरी बात बहुत केयरफुली, लॉ में क्या लिखा है। इट इज नॉट दैट इजी, इट इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। 100% फोकस ऑन द स्क्रीन। तो मैंने कहा फेमा में नजर हटी दुर्घटना घटी वाला बात है, एकदम शांति से समझो कि समझ में आएगा। चल यहां तक हो गए थे। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मींस एनी पर्सन हु हैज रिसाइडेड इन इंडिया फॉर मोर देन 180 डेज द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बट एक्सक्लूड, भले ही 180 डेज के लिए रहा थे लेकिन अगर आप यहां पे कवर होते तो आपको एक्सक्लूड कर देंगे। सुनना क्या, एक्सक्लूड एनी पर्सन, बहुत केयरफुली समझना। जो व्यक्ति, देखो आपको डायग्राम अच्छे से दिख रहा है क्या, ये क्या है, बट एक्सक्लूड एनी पर्सन, जो व्यक्ति, देखो कितने बैग भर लिए, जो व्यक्ति इतने सारे बैग लेके इंडिया से बाहर चले जाएगा उसे एक्सक्लूड कर देंगे। आपको इंटेंशन समझ रहा है ना कि अ पर्सन विल बी एक्सक्लूडेड अगर वो इतने सारे बैग लेके इंडिया के बाहर जा रहा है। मतलब कोई व्यक्ति अगर परमानेंट इन नेचर इंडिया के बाहर जा रहा है डिस्पाइट ऑफ स्टेइंग इन इंडिया फॉर 182 और मोर डेज, बट वो परमानेंट नेचर से बाहर जा रहा है, तो उस व्यक्ति को परमानेंट इतने सारे बैग लेके परमानेंट नेचर से बाहर जा रहा है, सो उस व्यक्ति को एक्सक्लूड कर देंगे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया से, भले ही वो पिछले साल में 182 डेज के लिए रहा हो। सर परमानेंट नेचर को कैसे डिफाइन किया, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। दूसरी चीज, एक और चीज साथ में बोलिए, और मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडिया में आ रहा है, सुनना मेरी बात को, कोई व्यक्ति इंडिया में आ रहा है, कोई व्यक्ति इंडिया में आ रहा है, सुनना, लेकिन वो व्यक्ति क्या बहुत सारा सामान लेकर आया क्या? नहीं, वो एक छाता और एक बैग लेकर आ गया इंडिया में। अ पर्सन, अब सुनो एक और एंगल क्या है, अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 180 डेज, 180 ज्यादा दिन के लिए इंडिया में रहा है, लेकिन ये व्यक्ति इंडिया के बाहर से इंडिया में आया था सिर्फ एक अम्ब्रेला और एक बैग लेके। इसका मतलब क्या ये इंडिया में परमानेंट नेचर से आया है क्या? नहीं, ये व्यक्ति इंडिया में घूमने के लिए टेम्पररीली विजिटिंग के लिए आया था, तो इस व्यक्ति को भी पर्सन रेसिडेंट इंडिया से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। क्या कह रहे हैं, ये दो टाइप के लोगों को एक्सक्लूड कर देंगे। एक तो एक ऐसा व्यक्ति, एक्सक्लूड के पॉइंट बता रहा हूं, एक तो एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया से जा रहा है बहुत सारे बैग लेके, और एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में आ रहा है सिर्फ अम्ब्रेला लेके। एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया के बाहर जा रहा है पूरे बैग लेके, उससे भी एक्सक्लूड कर देंगे। एक व्यक्ति जो इंडिया में आ रहा है सिर्फ अम्ब्रेला लेके, उसको भी एक्सक्लूड कर देंगे। सर मतलब सुनना, एनी पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 182 और मोर डेज विल बी टर्म्ड एज पीआरआई। ये बेसिक चीज हो गई। एनी पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया, एनी पर्सन हु हैज रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 182 और मोर डेज, एनी पर्सन हु हैज रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 182 और मोर डेज, एनी पर्सन हु हैज रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 182 और मोर डेज। खत्म हो गया। 182 मोर देन 182 डेज बोलते हैं, क्लियर बेटर। एनी पर्सन हु रिसाइडेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज विल बी अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। बट इसमें दो टाइप के लोगों को एक्सक्लूड कर देंगे, याद रखना बस ऐसी। एक टाइप के लोग जो भले 182 डेज इंडिया में रहे, हम रहे 182 डेज पर पूरा सामान लेके जा रहे हैं, हम पूरा सामान लेके जा रहे हैं, हम एक्सक्लूड करो इनको। या फिर कोई व्यक्ति, साहेब हम 182 डेज इंडिया में रहे थे सही, बट हम तो सिर्फ अम्ब्रेला लेकर आए थे। मतलब अगर कोई फॉरेनर इंडिया में घूमने के लिए आया, 200 डेज रह लिया। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में घूमने के लिए आते हैं, बहुत लोग, ऐसा बहुत लोग आते हैं जो इंडिया में आके 6-6 महीने रहते हैं यहाँ पे, तो कोई फॉरेनर इंडिया में आए हैं और वो 200 डेज इंडिया में रह लिए, तो क्या उनको पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बोल देंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, आप इंडिया में आए थे सिर्फ एक छाता लेके। मेरी बात को समझना, इस चीज को दिमाग में बैठा लो, कंसेप्ट इजीली बैठेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? एनी, पहले तो रूल क्या हो गया, एनी पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया, एनी पर्सन स्टेड इन इंडिया फॉर हु हैज रिसाइडेड इन इंडिया फॉर मोर देन 180 डेज इज पीआरआई। उसको हम रेसिडेंट इन इंडिया बोलेंगे, पर्सन रेसिडेंट इंडिया। बट एक्सक्लूड दो टाइप के पीपल, जो भले 180 डेज में रहे फिर बोले अच्छा चल लेता हूं और पूरा सामान लेके चले गए यार, तो जो 180 डेज में रह के पूरा सामान लेके चले गए उनको भी एक्सक्लूड किया। और कोई जो बाहर से आए थे, पर्सन रेसिडेंट इंडिया, और सिर्फ छाता लेकर आए थे, मतलब सामान लेके परमानेंटली इंडिया में नहीं आए, सिर्फ छाता लेकर आए हैं, घूम फिर के जा रहे हैं और छाता लेके 182 डेज रह लिए, जी हां, ऐसे लोगों को भी एक्सक्लूड करेंगे। तो दीज पीपल डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दे हैव स्टेड फॉर 182 से ज्यादा दिन, बट दे आर नॉट रेसिडेंट इन इंडिया।
And despite of the fact they have stayed for 182 days, still they are also not resident in India. Despite of the fact they have stayed for 182 or more days, they are also not resident in India. तो अगर इंडियन व्यक्ति 182 डेज रह के इंडिया के बाहर जा रहा है परमानेंटली इन नेचर, मतलब कोई अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो उस केस में वो भी रेसिडेंट इंडिया नहीं है. और कोई इंडिया के बाहर का व्यक्ति वो घूमने आया है और वो 200 डेज रह लिया, तो वो भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है. बात समझ में आई क्या अभी तक जो बोला? अभी और डेप्थ में जाएंगे, बट अभी तक की बात समझ में आई क्या? पहले जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर विथ मी अप टिल हियर. इफ यू आर विथ मी अप टिल हियर, यहां तक की बात समझ में आ रही है? हम सिर्फ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया पे हैं. एकदम इजी एंड स्टडी हमको जाना है, कोई हमें जल्दबाजी है ही नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम स्लो एंड स्टडी जाएंगे, बट इस तरह से जाएंगे कि कोई भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हमें घुमा ना पाए, हम सारे क्वेश्चंस हैंडल कर पाए. आर यू ऑल विथ मी? वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल. चलो बहुत अच्छी बात है, यहां तक से मेरे साथ में. चलो अभी हमने क्या पढ़ा, एक और बताऊं. पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं. इंडिविजुअल का एस्पेक्ट ऊपर है, कंपनीज के नीचे. कंपनीज का तो बहुत आसान है, इंडिविजुअल पे फोकस कर रहा हूं. कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में 180 डेज और मोर रहा है, दैट पर्सन इज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, बट इट एक्सक्लूड्स टू टाइप ऑफ पीपल. दोज हु हैव स्टेड इन इंडिया फॉर 182 or more than 182 days, but thereafter left in a permanent fashion. Right? They are excluded. Second, those people who have, despite of the fact, stayed in India for more than 182 days, but they came in India for a temporary purpose. वो इंडिया बाहर से आए हुए, परमानेंट इन नेचर नहीं है, टेम्पररी लोग आए थे. फोकस करना अच्छे से. क्या लिखा है यहाँ पे? Any person who has gone out of India, any person who has gone out of India or who stays outside India for टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर गया है, और फॉर कैरिंग ऑन आउटसाइड इंडिया बिजनेस और वोकेशन, या फिर इंडिया के बाहर कोई बिजनेस या वोकेशन के लिए गया है, और फॉर एनी अदर पर्पस इन सच सर्कमस्टेंसेस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, या फिर वो इस तरह से इंडिया के बाहर गया है, अनसर्टेन पीरियड के लिए रहने वाला है. मतलब कोई व्यक्ति बीमार है, इलाज के लिए गया है, सर्टेन पीरियड, बीमारी से योगी आ जाएगा. कोई व्यक्ति पढ़ाई के लिए गया है, सर्टेन पीरियड है, लेकिन नहीं पढ़ाई के लिए गया फिर भी एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन हो, मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या मांगना है, जो पढ़ने के लिए जाता है उसको लगता है 3 साल में आऊंगा, फिर वो जॉब वहीं कर लेता है, उसके लिए एक अलग कहानी है, वो अलग से पढ़ेंगे नोटिफिकेशन, ठीक है. बट अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अगर पिछले साल 180 डेज के लिए इंडिया में, देखो अगर 180 डेज के लिए आप इंडिया में रहे ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई, तो आप पर्सन रेसिडेंट इंडिया के लिए एलिजिबल ही नहीं हो. लेकिन 180 डेज के लिए इंडिया में रहे, तो जो लोग आ गए, इन सबको पीआरआई नहीं बोलेंगे, उसमें भी देखेंगे कि इफ एट ऑल यू हैव लेफ्ट आफ्टर स्टेइंग फॉर 180 डेज, इफ एट ऑल यू हैव लेफ्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट और फॉर बिजनेस और वेकेशन, फॉर एनी अदर पर्पस, फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, यू आर नॉट पीआरआई, यू आर नॉट पीआरआई, आप पीआरआई नहीं है. वहीं अगर मैं आगे देखता हूं, एनी पर्सन हु हैज कम टू स्टे इन इंडिया, कोई इंडिया के बाहर का व्यक्ति इंडिया में आया है, उसने 182 डेज इंडिया में बिता लिए. आपको समझ में आ रहा है? अरे मेरे एक चाचा है, एनआरआई है, वो जीवन हमेशा यूएस में ही रहे, लेकिन वो इंडिया में आ गए अभी 2 साल, वो इंडिया में आ गए फॉर से 1 ईयर के लिए इंडिया में आ गए, वो यहाँ पे 200 डेज के लिए रह लिए, वो 200 डेज के लिए रह लिए, तो क्या उन्हें हम पर्सन रेसिडेंट इंडिया मान लेंगे? सुनो, देखना चाहेगा कि वो इंडिया में क्यों आए. अगर वो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हैं, अगर वो इंडिया में बिजनेस और वोकेशन के लिए आए हैं, या फिर वो इंडिया में एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए आए हैं, फॉर एनी द पर्पस शोइंग एन अनसर्टेन पीरियड, इनडेफिनेट पीरियड, तो उन्हें भी पीआरआई बोल दिया जाएगा. पीआरआई कब बोला जाएगा? अगर वो व्यक्ति इंडिया में आया है, अगर वो व्यक्ति इंडिया में आया है फॉर अ परमानेंट नेचर के लिए और वो 180 डेज रह लिया है, तो वो भी पीआरआई हो जाएगा. सर परमानेंट नेचर को कैसे कहा जाता है, समझना मेरी बात को बहुत केयरफुली. एक तो ये जो पूरा फर्स्ट आप देखा, दिस पार्ट ए इज फॉर इंडिविजुअल्स, ये पूरा जो पार्ट ए है ना डेफिनेशन का, इंडिविजुअल्स के लिए है. पार्ट बी टॉक्स अबाउट कंपनीज, ये पार्ट भी हमने देख लिया, पार्ट भी बहुत ईजी है, उसको वापस देख लेंगे. अब समझना अच्छे से, याद मेमोरी टेक्निक कैसे रहनी चाहिए. कोई भी व्यक्ति अगर पिछले 180 डेज के लिए इंडिया में रहा है, लेकिन फिर वो इंडिया के बाहर चला गया पूरा बड़ा सा बैग लेके, किस कारण से? ईबीओ के लिए, फॉर ईबीओ, इंडिया के बाहर चला गया है. द पर्सन हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया फॉर ईबीओ, अ पर्सन हु हैज गॉन आउटसाइड इंडिया फॉर ईबीओ बोले तो एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वोकेशन, एनी अदर पर्सन फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, ईबीओ. कोई व्यक्ति जो 180 डेज के लिए इंडिया में रहा है, फिर वो इंडिया के बाहर चला गया है फॉर ईबीओ, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, अदर पर्सन, अदर पर्पस, इनडेफिनेट, अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो ये व्यक्ति भी पीआरआई नहीं है. और कोई व्यक्ति जो इंडिया में आया था, सिर्फ छाता लेके आया था, पूरा सामान एक छाता लेकर आया था, अदर देन ईबीओ के लिए आया है, तो वो व्यक्ति भी पीआरआई नहीं है. सुनना मेरी बात को, अगर बाहर का व्यक्ति ईबीओ के लिए इंडिया, ईबीओ का मतलब परमानेंसी,
ईबीओ का मतलब परमानेंसी। तो अगर कोई बाहर वाला व्यक्ति इंडिया में ईबीओ के लिए आया है तो उसको भी पीआरआई मान लेते हैं, उसको भी पीआरआई मान लेते हैं। ईबीओ मतलब परमानेंसी। तो यहां पे मैं रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए देखना है कि किस परमानेंसी के उद्देश्य से वो आए, व्हाट इज द लेवल ऑफ परमानेंसी विद विच देव कम हियर। आई पी अंडरस्टैंडिंग। तो अगर कोई मान लीजिए इंडिया का व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति 180 डेज के लिए नहीं रहा तो बात ही खत्म हो गई ना। अगर कोई व्यक्ति 180 डेज के लिए नहीं रहा तो बात ही खत्म हो गई, तो कंसिडर नहीं करना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 182 डेज के लिए रह गया, अगर कोई व्यक्ति 182 डेज के लिए रह गया, उसके बाद क्या? तो अगर कोई व्यक्ति 182 डेज के लिए इंडिया में रह गया तो उसके बाद आपको देखना होगा, अगर कोई व्यक्ति 182 डेज के लिए इंडिया में रह गया तो उसके बाद आपको देखना होगा कि ये व्यक्ति इंडिया में रह गया था, उसके बाद में ये व्यक्ति इंडिया के बाहर गया या फिर इंडिया के अंदर आया हुआ है बाहर से। अगर वो व्यक्ति इंडिया के बाहर गया है फॉर ईबीओ, अगर वो व्यक्ति इंडिया के बाहर गया है फॉर ईबीओ, if that person has gone out of India for EBO, then the person is not PRI, क्योंकि वो परमानेंट रीजन के लिए गया। या फिर कोई व्यक्ति बाहर से इंडिया में आ गया, पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया, जो बाहर का फॉरेनर है, द पर्सन हु स्टेड इन इंडिया फॉर ईबीओ, तो वो भी पीआरआई है, क्योंकि ईबीओ मतलब परमानेंसी। या फिर ही स्टेड इन इंडिया फॉर नॉन पीओ, सिर्फ छाता लेकर आया था, तो उसको भी एक्सक्लूड कर देंगे। नहीं सुनना, अभी भी क्रिस्टल क्लियर नहीं, फोकस करो अच्छे से। अब मेरा पूरा फोकस किस पे, सिर्फ आपको बता दूं कि कौन व्यक्ति पर्सन रेसिडेंट इंडिया। देखो इंडिविजुअल कंपनी के लिए तो काफी आसान है, अगर कंपनी रजिस्टर्ड इंडिया इनकॉर्पोरेट इंडिया में तो ठीक है। अदर्स में उसके बाद कोई ब्रांच ऑफिस है या कोई भी एजेंसी है विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय फॉरेनर बट इट इज इन इंडिया, ये भी पीआरआई है। एनी ब्रांच ऑफिस और एजेंसी विच इज आउटसाइड इंडिया बट विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन इंडियन, वो भी पीआरआई है। ये तो क्लियर है। मेन इंडिविजुअल में कंफ्यूजन होता है। 100% फोकस मुझे यहां पे चाहिए इंडिविजुअल के अंदर। इंडिविजुअल के लिए कोई भी इंडिविजुअल है वो पीआरआई है या नहीं, हमें जज करना है। तो सबसे पहला सवाल तो उससे पूछते हैं कि क्या 182 ज्यादा देर के लिए इंडिया में रहे थे? स्टेड फॉर मोर देन 180 डेज। क्या आप इंडिया में 180 डेज से ज्यादा के लिए रहे हैं क्या? सुनो, उसने बोला यस, तो बात करेंगे उससे। कोई भी इंडिविजुअल है, क्या आप 180 डेज से ज्यादा के लिए इंडिया में रहे क्या? उसने बोला यस, तो बात करेंगे। अगर उसने बोल दिया नो, तो सीधा उसको कहां पे फेंक देंगे हम? अगर उसने बोल दिया नो तो सीधा बोल देंगे भैया जी आप तो हो PROI, आप तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। If a person has not stayed for 180 days or more, if a person has not stayed for more than 180 days, सीधा उसको PROI में फेंक दिया। बट आप 180 डेज के लिए रहे हो, हाँ 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 बहुत अच्छी बात है, अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर आपसे बात करते हैं। सुनना मेरी बात को, अच्छी बात है। then you have come to stay in India from outside India, या फिर you have gone outside India। क्या आप इंडिया के बाहर से इंडिया में आए थे 180 डेज के रहने के लिए, या फिर आप 180 डेज इंडिया में रह के बाहर गए हो? या फिर थर्ड क्या हो जाएगा? नन किसके लिए आया? आपके मेरे लिए। हम लोग पिछले साल भर में 180 डेज से ज्यादा इंडिया में रहे हैं, हाँ रहे हैं, हम अब्रॉड तो गए भी नहीं है। तो हम तो नन में आ गए कि भैया नहीं, हम 180 डेज से ज्यादा के लिए इंडिया में रहे, और ना ही हम इंडिया के बाहर से इंडिया रहने के लिए आए हैं, ना ही हम इंडिया के बाहर गए, नन। तो जो व्यक्ति 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा है और ना तो वो इंडिया के बाहर गया ना वो इंडिया के बाहर से इंडिया है, तो सीधा नन वाला व्यक्ति सीधा क्या हो जाता है? ROI। कि आप इंडिया के बाहर, इंडिया में रहे मोर देन 180 डेज, यस हम इंडिया में रहे, और उसके बाद आप इंडिया के बाहर भी नहीं गए और बाहर से इंडिया में आने वाले लोगों में भी नहीं है, नहीं, तो आप सीधे ROI बन जाते हैं। बट अगर मान लीजिए यू हैव गॉन आउटसाइड इंडिया, तो आपसे एक सवाल आएगा कि आप जो इंडिया के बाहर गए ना, ये आप क्या, आप जो इंडिया के बाहर गए परमानेंट इन नेचर गए हो क्या? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वोकेशन, अदर पर्सन, EBO के लिए गए हो क्या? फिर सवाल आता है फॉर EBO, EBO का मतलब क्या है? परमानेंसी के लिए गए हो क्या? अगर वो बोल देता है नो, मैं इंडिया के बाहर गया हूं लेकिन मैं EBO के लिए नहीं गया हूं, मैं घूमने फिरने इलाज कराने के लिए गया हूं, बट मैं EBO के लिए नहीं गया हूं, तो अगर आप बोलते हो नो देन यू आर ROI। और अगर आप कह देते हो कि आप EBO के लिए गए हो, EBO के लिए गए हो मतलब परमानेंटली गए हो, देन यू बिकम PROI। नाउ अंडरस्टैंड दूसरी चीज,
इफ अ पर्सन इज कम टू स्टे इन इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, कोई अब्रॉड फॉरेनर है, वो इंडिया में आके 200 डेज रह गया, तो उससे भी हम एक ही सवाल पूछते हैं, क्या कि आप इंडिया में आके क्यों रहे थे? आप इंडिया में आके फॉर ईबीओ रहे हो क्या? मतलब आप इंडिया में ईबीओ के लिए रहे हो क्या? ईबीओ का मतलब आई गेस आपको समझ में आया होगा, इंप्लॉयमेंट बिजनेस और अदर पर्पस फॉर अनसर्टेन पीरियड। आप ईबीओ के लिए इंडिया में आके रहे हो क्या? उस व्यक्ति ने बोल दिया नो 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 नो। इस व्यक्ति का लगे, इस व्यक्ति ने बोल दिया नो, मैं ईबीओ के लिए इंडिया में नहीं आया हूं, मैं सिर्फ घूमने के लिए आया हूं। आप पीआर ओ आए हो, और वहीं इस व्यक्ति ने कह दिया कि नहीं नहीं मैं तो ईबीओ के लिए आया हूं। यस, देन यू आर आरओआई। सुनना केयरफुली, लॉजिकली सोचोगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन अगर इसको आप खुद के लिए कॉम्प्लिकेट करोगे तो ये और कॉम्प्लिकेटेड आपको फील होगा। लॉजिकली सोचो एकदम आराम से कि अगर कोई फॉरेनर है, वो इंडिया में आके 200 डेज रह लिया और वो इंडिया में ईबीओ के लिए आया है, तो परमानेंसी के लिए आया है भैया, आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर फेमा। लेकिन अगर आप घूमने फिरने के लिए इंडिया में 200 डेज रह लियो तो नहीं, आप पीआर ओ आए हो। वहीं अगर आप हैं पर्सन रेसिडेंट, आप इंडिया के रेसिडेंट थे और इंडिया के बाहर जा रहे हो, आप इंडिया में रहते इंडिया के बाहर जा रहे हो, इंडिया के बाहर आप जा रहे हो ईबीओ के लिए, मतलब परमानेंटली जा रहे हो आउटसाइड इंडिया, आपको पीआरओआई बोल देंगे। और वहीं अगर आप इंडिया में रह रहे थे अभी तक और इंडिया के बाहर गए हो, नॉट फॉर ईबीओ, मतलब आप गए हो सिर्फ घूमने फिरने के लिए, स्टिल यू विल बी पीआरआई। सर इज दिस कॉम्प्लिकेटेड? सर्टेनली यस, सर्टेनली यस, इट इज सर्टेनली अ कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट। ठीक है, बट सुना मेरी बात को अच्छे से। आज के लिए मैं आपको बस इतना सा कन्वे करना था। इसके बाद में मुझे आपको ये भी और पढ़ाना है, पीआरओ अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये भी मैं आपको बहुत सारा पढ़ाऊंगा। एंड आपके नोट्स में ये पूरा यहां से लेकर यहां तक आगे तक फोकस करना, ये पूरा जो है ना, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अप टिल नाउ जो आपने पढ़ा है बस इतना सा आपको ऑब्जॉर्व करना है अभी। तो आज मैं आपसे क्या अपेक्षा करता हूं होमवर्क की? आज मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं बेटा जी कि आप ये जो डेफिनेशन है ये बहुत अच्छे से कम 3 से 4 बार ये डेफिनेशन पढ़कर आओ। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ये डेफिनेशन कम से कम 3 से 4 बार आप पढ़ के आए, सो दैट इन द नेक्स्ट सेशन मैं आपको डेफिनेशन और डेप्थ में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ एक इस कंसेप्ट को अच्छे से इंट्रोड्यूस किया है, अभी और नहीं करना चाहता, अदरवाइज आप मोर एंड मोर कंफ्यूज हो जाएंगे। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, बड़ा मजा आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इट इज इंटरेस्टिंग फॉर श्योर। और आप सोचो ना, इतना बारीक है तो एग्जाम में जब केसरी क्वेश्चन आएगा तो उसमें गलती होने की संभावना रहती है, तो यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड इट सो ब्यूटीफुली कि हम वो गलती ना करें। ठीक है, तो आपने ये कम से कम 3 से 4 बार पढ़कर आना है। ठीक है, और अभी के लिए आपने सिर्फ ये पेन डाउन कर लेना है, एंड दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। ओके, फिर कल हम पीआरओ का ही, नेक्स्ट सेशन में पीआरओ का ही कंसेप्ट आगे बढ़ाएंगे, एंड फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, एकदम इजी। वन थिंग इज फॉर श्योर दैट फेमा इज सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। ये पेन डाउन कर लीजिए। ये कहां पे पेन डाउन करेंगे यारो? जहां पे आपके जगह, ये पेन डाउन कर लो, ठीक है ना? चार्ट फॉर पीआरओआई एंड आरओआई, जस्ट पेन इट डाउन एंड दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। पीआरआई एंड पीआरओ, जस्ट पेन इट डाउन ब्यूटीफुली। मैं एक अलग आउटलुक से आपको फेमा पढ़ाने वाला हूं, तो जस्ट उसमें ढलते जाओ, आपको 5-6 लेक्चर का समझ में आएगा कि हाँ दिस इज गोइंग। जिस दिन मैं लेक्चर को एंड करूंगा 5 क्वेश्चन करूंगा, यू विल अंडरस्टैंड। तो एक आपके अंदर एक इंक्विजिटिव तरीके से कि हाँ ये चीज क्वेश्चन आनी चाहिए, इस तरह से मैं धीरे धीरे फेमा आपके दिमाग में इनकल्केट करना है। जस्ट पेन इट डाउन एंड दैट विल बी ऑल ओके। Okay, so that'll be all for this session. Thank you so much for your nice patience, and I'll see you people in the next session. एकदम सिंपल तरीके से आगे बढ़ने वाले फेमा में, और 100% जब लास्ट सेशन होगा you'll be off your mind, एकदम done. ठीक है, just pen it down and that'll be all okay. Carefully pen down करिएगा इसको. Okay, thank you so much for your patience. Thank you. चार्ट फॉर पीआरआई पीआरओआई ऐसी हेडिंग दे देना। ये आप स्टिक नोट में नहीं लिख पाएंगे, तो इसको आप ऑर्गेनाइज तरीके से लिखिए कहीं पे भी आपके पास जहां पे पूरा पेज हो। ठीक है, वेरी केयरफुली पेन इट डाउन।
समझ में आया? ये लिख दिया इंडिविजुअल स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, नो है तो सीधा PROI में गया, नो है तो सीधा PROI में गया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। और अगर यस था तो फर्दर उससे 3 सवाल पूछे, हैव यू कम टू स्टे इन इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, क्या बाहर से इंडिया में रहने के लिए आए हो? हैव यू गॉन आउटसाइड इंडिया, क्या आप इंडिया के बाहर गए हो? नन, मतलब भाई साल भर आप इंडिया में रहो। हैव यू स्टेड इन इंडिया फॉर द एंटायर ईयर, इफ यू स्टेड इन इंडिया, आप इंडियन ही हो, साल भर इंडिया में रहे तो बात ही खत्म हो गई। बट अगर आप इंडिया के बाहर से इंडिया रहने के लिए आए तो ये केस आएगा, आप इंडिया से इंडिया के बाहर गए तो ये केस आएगा। नन है तो हमारे जैसे व्यक्ति ना जो साल भर इंडिया में ही रहे, ठीक है, तो आप जैसे व्यक्ति हैं वो सीधा सीधा ROI में आ जाएंगे, रेसिडेंट इन इंडिया, कोई परेशानी नहीं है। PRI, ROI नहीं लिखा मैंने, गलत लिख दिया, PRI। PRI stands for person resident in India, PROI person resident outside India, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में इनसे पूछा गया कि आप इंडिया में आए या इंडिया के बाहर गए हो EBO के लिए, क्या एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वोकेशन या फिर एनी अदर पर्पस फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, EBO के लिए आए हो या EBO के लिए गए हो। तो जो इंडियन लोग थे वो अगर इंडिया के बाहर EBO के लिए गए, EBO के लिए बाहर गए मतलब परमानेंटली जा रहे हो, पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और EBO के लिए नहीं गए, घूमने फिरने इलाज कराने के लिए गए हो, नो, यू आर स्टिल पर्सन रेसिडेंट इंडिया। इंडिया के बाहर से व्यक्ति अगर इंडिया में EBO के लिए आए हो और आ जाओ परमानेंटली आए हो, क्या आपको पर्सन रेसिडेंट इंडिया, और आप EBO के लिए नहीं आए हो, सिर्फ घूमने के लिए इंडिया आए, क्या हो, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। थोड़ा सा केयरफुली पढ़ोगे ना, बहुत ब्यूटीफुली ये चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है यारो? चलो बस इसको पेन डाउन कर लो, सुपर इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच पीपल, थैंक यू सो मच, सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर, आनंद आ जाएगा आपको, ठीक है? बस केयरफुली पेन डाउन करना सारे येस और नो। ओके, चलिए pen it down and that'll be all okay. यस नो की गलती मत करना गधों। चलिए, सो आई होप यू हैव रिटन इट डाउन। That'll be all for this session. Thank you so much for your patience and I'll see you people tomorrow. बड़ा मजा आएगा फेमा के अंदर, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, टुकुर। चलो यार, that'll be all. बाय बाय। मैंने आपको कहा बस वो डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ के आइएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए।